देखो क्या होगा। हाँ, तो कल लास्ट हमने डिस्कस किया था सॉइल फॉर्मेशन के बारे में, ट्रांसपोर्टेड सॉइल, रेजिडुअल सॉइल, फिजिकली वेदर्ड सॉइल, केमिकली वेदर्ड सॉइल, ये सारी की सारी चीजें आपसे डिस्कस हो चुकी है। एक हमने डिस्कस करा था, आपको बताया था कि अलग अलग कंडीशंस के बारे में, पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन, सैचुरेटेड कंडीशन, ड्राई कंडीशन क्या क्या होती हैं, अलग अलग कंडीशन में कैसे आप टोटल वेट लिखोगे सॉइल का, कैसे आप टोटल वॉल्यूम लिखोगे, ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस। ये सारी की सारी चीजें हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट बार डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अबाउट द फेज डायग्राम। देखो जरा समझो बात को कि क्या मीनिंग है बोलने का। देखिएगा कैसे होता है एक्चुअल में। मैं यहाँ पे आपको कुछ केस दिखाऊंगा कि सपोज ऐसी कंडीशन है आपके पास में, ऐसी कुछ कंडीशन है, ऐसी कंडीशन है। अगर प्रैक्टिकली सपोज करो आपके पास में कोई एक सॉइल का सैंपल आया, सपोज करो आपके पास कोई एक प्रैक्टिकली सॉइल का सैंपल आया, लेबोरेटरी में आप वर्क कर रहे हो, आपके पास सॉइल का सैंपल आया, आप रोड पे जा रहे हो, आपने रोड पे से कहीं से सॉइल उठाई, तो फिर आपके यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा था, आपने वहां से सॉइल उठाई, तो आपको वो सॉइल किस तरह से दिखाई देगी, किस तरह से दिखाई देगी। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, वो जो सॉइल होगी, वो जो सॉइल होगी उसमें क्या होगा, आप मुझे बताना। दो केस मैं आपके सामने बनाऊंगा, आप मुझे दोनों में से ये बताना कि कौन से वाला केस आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट तो हम यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि पहला केस जो होगा आपके पास में, फर्स्ट केस होगा इस तरह का कुछ। जो फर्स्ट केस आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से आपको सॉइल देखने को मिलेगी। ठीक है, एक तो ये मैंने बनाया यहाँ पे, और दूसरे के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो दूसरा होगा इस तरह कुछ। देखो ये दो केस मैंने आपको बनाकर दिखाए हैं। एक तो आपके पास में ये वाला केस है, केस 1, एंड दूसरा आपके पास में ये वाला केस है, केस नंबर 2। अब मुझे ये बताओ, अगर प्रैक्टिकली आपके पास में कोई सॉइल का सैंपल आएगा तो आपको इन दोनों में से कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी उस सॉइल की, किस किस तरह की कंडीशन में वो सॉइल होगा, केस 1 के जैसे या केस 2 के जैसे, बताइए जरा। कुछ लोग 2 बता रहे हैं, कुछ लोग 1 बता रहे हैं। देखो है क्या, प्रैक्टिकली आपके पास कोई सॉइल का सैंपल आता है, केस 1 में यहाँ पे क्या शो कर रखा है आपको, केस 1 में आपको ये शो करा गया है कि जो सॉलिड्स हैं, जो सॉलिड्स हैं केस 1 में आपको क्या शो किया है कि सॉलिड्स हैं, एंड उन सॉलिड्स के बीच में कुछ इंटरमिक्स्ड इंटरमिक्स्ड वॉइड्स प्रेजेंट हैं। उन सॉलिड्स के बीच में कुछ इंटरमिक्स्ड वॉइड्स प्रेजेंट हैं, उनके बीच में इंटरमिक्स्ड वॉइड्स प्रेजेंट हैं, एंड इन वॉइड्स के अंदर क्या है, आपका वाटर भी है, एंड वॉइड्स के अंदर एयर भी है। केस 1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो जरा, ये सॉलिड पार्टिकल है, इन सॉलिड पार्टिकल के बीच में कुछ मिक्स्ड फॉर्म, मिक्स ही तो है ना ये जो वॉइड्स हैं ये किस फॉर्म में है, ये मिक्स्ड फॉर्म में है, ये मिक्स्ड फॉर्म में है किसके साथ में, सॉलिड्स के साथ में। क्लियर है। दूसरे केस में मैंने आपको क्या दिखाया बना के कि यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड पूरा का पूरा कहाँ पे प्रेजेंट है, इस नीचे नीचे वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट है, आपके सॉलिड प्रेजेंट है। सारे के सारे सॉलिड्स आपके कहाँ प्रेजेंट है, नीचे प्रेजेंट है। एंड अगर आप देखोगे तो वॉइड्स कहाँ पे हैं, ये है वॉइड्स, ये वॉइड्स हैं, एंड इन वॉइड के अंदर कौन है, एयर है, एंड आपका वाटर है। यानी कि यहाँ पे सॉलिड अलग है, एयर एंड वाटर अलग है। यहाँ पे सॉलिड एंड वाटर एंड एयर एक दूसरे के साथ मिक्स्ड है। तो अब सोचकर बताओ कि प्रैक्टिकली जब सॉइल का सैंपल आता है तो हमें वो किस कंडीशन में दिखाई देता है, हमें वो किस कंडीशन में दिखाई देता है। क्या सॉलिड एंड वॉइड्स अलग अलग सेपरेट होते हैं, या क्या सॉलिड एंड वॉइड्स एक दूसरे के साथ मिक्स्ड होते हैं, कैसे केस में होता है, कैसा होता है कंडीशन।
बोलो, अभी भी आप सेकंड ही बता रहे हो, सेकंड बता रहा है अभी भी कोई? ऑब्वियसली हर किसी ने ऑब्जर्वेशन कर रखी है सर, ग्रेविटी 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 की वजह से होगा ऐसा। आपने मिक्स कंडीशन में होगा, आपने सॉइल उठाई होगी कहीं पर भी, आपने सॉइल देखी भी होगी, आपके घर पे कहीं भी कंस्ट्रक्शन हुआ होगा, किसी साइड पे चले जाना, कहीं पर भी देखना जाके, कहीं पर भी देखना जाकर आपको एग्रीगेट पड़ा हुआ दिखाई देगा। कौन सा एग्रीगेट? फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट आपको पड़ा हुआ मिलेगा। फाइन एग्रीगेट बोलने का मतलब है आपको रेत पड़ा हुआ दिखाई देगा। आप रोड पे चले जाना, रोड पे आपको क्या दिखाई देगा? मिट्टी पड़ी हुई दिखाई देगी कहीं ना कहीं सड़क पे। आप किसी फील्ड में चले जाना, कोई भी वहां पे अगर सॉइल होगी तो ऐसा नहीं होगा कि उस सॉइल में सॉलिड्स अलग होंगे, वाटर अलग होगा, एयर अलग होगी, सारे के सारे क्या होंगे? एक दूसरे के साथ मिक्स्ड होंगे। सबके सब एक दूसरे के साथ मिक्स्ड होंगे, सबके सब एक दूसरे के साथ मिक्स्ड होंगे। अगर एक दूसरे के साथ मिक्स्ड होंगे, अगर एक दूसरे के साथ मिक्स्ड होंगे तो आपको कैसा कंडीशन दिखाई देगी? इस कंडीशन में आपको सॉइल का सैंपल दिखाई देगा, ना कि इस कंडीशन में। हर किसी ने देखा होगा, हम जस्ट प्रैक्टिकल बात कर रहे थे, प्रैक्टिकली आपको सॉइल, ओ सर सच हाँ, आपको कहीं पर भी सॉइल दिखाई देती है, इस तरह की कंडीशन में आपको सॉइल दिखाई देती है, सिंपल। तो ये क्या है? ये क्या है? एक तरह से आपके पास जो एक केस 1 है ना, ये केस 1 प्रैक्टिकल चीज को रिसेंबल कर रहा है कि भाई प्रैक्टिकली ऐसा होता है। प्रैक्टिकली हमारे पास में इस तरह की कुछ कंडीशन रहती है, इस तरह की कुछ कंडीशन रहती है प्रैक्टिकली आपके पास में। लेकिन हमने क्या करा, अब बात को समझना, प्रैक्टिकली तो ऐसा होता है जैसा केस 1 में है, लेकिन जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट चीजों को समझने के लिए। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे ना, अब जस्ट क्या हो रहा है यहाँ पे कि सारी की सारी चीजें एक दूसरे के साथ मिक्स्ड है, सारी की सारी चीजें एक दूसरे के साथ मिक्स्ड है। केस 1 में वाटर मिक्स्ड है, सॉलिड मिक्स्ड है, एयर मिक्स्ड है। तो इस मिक्स फॉर्म में इनको एनालिसिस कर पाना, इनको समझ पाना, इनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। द एनालिसिस ऑफ द सॉइल इन दिस मिक्स्ड कंडीशन विल बी लिटिल बिट डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। तो हमने अपनी आसानी के लिए क्या करा, जस्ट फॉर अवर कन्वीनियंस हमने अपनी आसानी के लिए क्या करा, इन तीनों को सेपरेट करके ड्रॉ कर दिया। इन तीनों को सेपरेट करके ड्रॉ कर दिया कि भाई सॉलिड्स यहाँ पे हैं, वाटर यहाँ पर है, एयर यहाँ पे है। ठीक है, क्लियर है? जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस हमने क्या करा, इन तीनों को अलग अलग सेपरेटली ड्रॉ करके यहाँ पे दिखा दिया। एक्चुअल तो होंगे मिक्स फॉर्म में, बट जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस हमने क्या करा, इनको एक मिक्स फॉर्म में यहाँ पे शो कर दिया है, इनको सेपरेटली शो कर दिया है। सेपरेटली शो कर दिया है किसी, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो ये बेसिकली जो नीचे वाला केस है, ये नीचे वाला केस क्या है आपका, दैट इज ए सेपरेट रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है? एक तरह से सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, सेपरेट, ये सेपरेट रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज अ सेपरेट रिप्रेजेंटेशन। एंड दिस टाइप ऑफ सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉइल, द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉइल, द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉइल फेजेस, मैं एक वर्ड यहां पर यूज कर रहा हूं, फेज। द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉइल फेजेस इज कॉल्ड एज अ फेज डायग्राम। इसको क्या बोलते हैं? फेज डायग्राम कहते हैं। दैट टाइप ऑफ द डायग्राम इज कॉल्ड एज अ फेज डायग्राम। इस तरह के डायग्राम को आप क्या बोलते हो? दैट टाइप ऑफ द डायग्राम इज कॉल्ड एज अ फेज डायग्राम। इस तरह के डायग्राम को हम क्या कहते हैं? दैट टाइप ऑफ द डायग्राम इज कॉल्ड एज अ फेज डायग्राम। ठीक है, इस तरह के डायग्राम को हम क्या बोलते हैं? फेज डायग्राम बोलते हैं। आई होप कि सबको आपको क्लियर आ चुका होगा समझ में कि व्हाट इज द मीनिंग, कि मतलब क्या है फेज डायग्राम बोलने का। क्लियर है? तो मुझे बताइए जरा, फेज डायग्राम सबको क्लियर हुआ कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना, इसी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं? फेज डायग्राम। इस डायग्राम को देखो आप, मैंने इस डायग्राम में क्या कर रखा है, मैंने इस डायग्राम में क्या किया हुआ है, हर एक फेज को सेपरेट सेपरेट करके रिप्रेजेंट कर रखा है। बेसिकली फेज बोलने का मतलब है कि एयर जो है वो आपका एक सेपरेट फेज है, एयर आपका एक सेपरेट फेज है, वाटर आपका एक सेपरेट फेज है, एंड जो सॉलिड है, सॉलिड आपका एक सेपरेट फेज है। तो हमने क्या करा, हमने सारे के सारे फेजेस को सेपरेटली शो कर दिया। ठीक है, हमने क्या करा, सारे के सारे सेपरेट फेजेस को सेपरेटली शो कर दिया। एंड दैट टाइप ऑफ डायग्राम जिसमें कि हमने अलग अलग फेज को सेपरेटली शो करा है, एयर एक अपना अलग फेज है, वाटर एक अपना अलग फेज है, सॉलिड एक अपना अलग फेज है, इस तरह के डायग्राम को हम क्या कहते हैं? फेज डायग्राम कहते हैं। सब लोग मुझे ये बताओ कि सबको फेज डायग्राम की कंडीशन समझ में आई कि क्या होता है फेज डायग्राम का मतलब? बताइए जरा, फेज डायग्राम आया सबको समझ में? क्या मतलब होता है फेज डायग्राम का? प्रैक्टिकली क्या सिचुएशन होती है, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के हिसाब से हमने क्या करा है, ये दोनों चीजें आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए, दोनों का मतलब समझ में आना चाहिए। ओके, सो सबको क्लियर है? क्लियर है ना सबको? अच्छा, एक वन मोर थिंग, एक और चीज, मैंने अभी आपको ये बताया कि भाई सॉलिड एक अलग फेज होता है, वाटर एक अलग फेज होता है, एयर एक अलग फेज होती है। तो आप मुझे इस सॉइल की कंडीशन देखने के बाद, ये केस नंबर 1 देखने के बाद में क्या ये बता सकते हो कि आपकी सॉइल कौन सी कंडीशन में प्रेजेंट है? आपकी सॉइल कौन सी कंडीशन में प्रेजेंट है, क्या आप ये बता सकते हैं मुझे केस नंबर 1 देखने के बाद कौन सी कंडीशन में आपकी सॉइल प्रेजेंट है? व्हाट कंडीशन? पार्शियली सैचुरेटेड, यस करेक्ट।
Our soil is present in the partially saturated condition. हमारी soil कौन सी condition में present है? Partially saturated condition में present है, क्योंकि इसमें तीनों चीजें हैं, solid भी है, air भी है and water भी है. Solid भी है, air भी है and water भी है, इसलिए soil कौन सी condition में है? Partially saturated condition में है. अब मुझे ये बताओ कि जो मैंने ये phase diagram बना रखा है यहाँ पे, जो phase diagram मैंने यहाँ पे represent करा है, ये phase diagram कौन सी condition के लिए है? ये phase diagram कौन सी condition के लिए है? ये phase diagram कौन सी condition का है? ये phase diagram कौन सी condition का है? ये भी तो partially saturated का है ना, ये भी तो partially saturated का है, क्योंकि इस फेज डायग्राम के अंदर भी तो तीनों फेजेस प्रेजेंट है ना, फेज 1 फेज 2 फेज 3 तीनों फेज प्रेजेंट है, तो ये डायग्राम भी किसके लिए है? ये डायग्राम भी आपका पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन के ही लिए है. तो अब देखो जरा, पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन का फेज डायग्राम आपको बनाना आ चुका है. पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन का फेज डायग्राम आपने बनाना सीख लिया, कैसे बनाते हैं. अब ये जो फेज डायग्राम है, ये जो यहाँ पे बना हुआ है सामने, इसमें कितने फेज प्रेजेंट है? इसके अंदर कितने फेज प्रेजेंट है? ये बताइए, इसके अंदर कितनी फेज प्रेजेंट है? 3 फेजेस के अंदर प्रेजेंट है. यस, इस डायग्राम के अंदर कितने फेज प्रेजेंट है? इस डायग्राम के अंदर 3 फेज डायग्राम है, 3 फेज प्रेजेंट है. इस डायग्राम के अंदर 3 फेजेस प्रेजेंट है, सॉलिड, वाटर एंड एयर. सच ए डायग्राम जिसमें आपने तीनों के तीनों फेजेस को अलग अलग सेपरेटली रिप्रेजेंट कर रखा है. इसी डायग्राम को आप क्या बोल सकते हो? इसी डायग्राम को आप बोल सकते हो 3. इसी एक सेकेंड, इसी डायग्राम को आप क्या बोल सकते हो? इसी सेम डायग्राम को आप बोल सकते हो 3 फेज डायग्राम. सेम डायग्राम कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज द 3 फेज डायग्राम. इसी डायग्राम को आप 3 फेज डायग्राम पे बोल सकते हो. क्लियर है? सो दिस सेम डायग्राम कैन बी कॉल्ड एज द 3 फेज डायग्राम. इसी को हम 3 फेज डायग्राम बोल सकते हैं. क्यों बोला? क्योंकि तीनों फेज प्रेजेंट है, तीनों फेज प्रेजेंट है. 3 फेज डायग्राम आपको कौन सी कंडीशन में शो हो रहा है? 3 फेज डायग्राम आपको देखने को मिलेगा कौन सी कंडीशन में? जब आपकी सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड, when our soil is present in the partially saturated condition, in that condition आपको 3 फेज डायग्राम देखने को मिलेगा. बहुत सिंपल से पॉइंट है, आपको सबको समझ में आएंगे कि when our soil is present in the partially saturated condition, हमें कैसा डायग्राम देखने में मिलेगा? हमें वहां पे 3 फेज डायग्राम देखने को मिलेगा जब आपकी सॉइल पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन में प्रेजेंट होगी तो. क्लियर है? जब पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन में आपकी सॉइल प्रेजेंट होगी तो आई गेस कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. यहाँ पर बताओ सब लोग, एक बार कंफर्म करो यहाँ तक कि सब चीजें क्लियर हैं सभी को, ये सारे के सारे पॉइंट क्लियर हैं? चलो, सबको क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की. अब एक जरा लिखो, जरा पॉइंट लिखिए, पॉइंट मेंशन करो, लिखो. बनाना अभी डायग्राम अभी बनाना, पहले लिख लो जरा एक बार ना. लिखो इन जनरल, नोट करके लिखना है. इन जनरल नोट करके लिखो. इन जनरल soil consists of a 3 phase system. In general soil consists of a 3 phase system. In general soil consists of a 3 phase system. In general soil consists of a 3 phase system with solids, water and air. 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 And उसके बाद अगेन एंड लिखना है. With solid, water and air, उसके बाद दोबारा से एंड लिखना है. एंड all these 3 phases are, all these 3 phases are, and all these 3 phases are, all these 3 phases are intermixed, are intermixed. All these 3 phases are intermixed, intermixed, intermixed with each other, intermixed with each other, intermixed with each other. Intermixed with each other and do not occupy, and do not occupy, and do not occupy separate space, and do not occupy separate space, and do not occupy separate space, and do not occupy separate space in the soil mass, and do not occupy separate space in the soil, and do not occupy separate space in the soil mass, do not occupy separate space in the soil mass, in the soil mass. लिख लिया सबने? नोट कर लिया?
लिख लिया सबने ना? चलिए देखो, अब आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम कौन से वाला बनाना है? सबसे पहले कौन सा डायग्राम बनाओगे? सबसे पहले यस, सबसे पहले आप ये ऊपर वाला डायग्राम बना लीजिए। ये जो ऊपर वाला डायग्राम है ना, यहाँ तक का, यस, ये वाला पार्ट बना लो, इससे ऊपर ऊपर का पार्ट बना लो। ये जो प्रैक्टिकली कंडीशन आपको शो करी है, प्रैक्टिकल जो कंडीशन आपको शो करी है, ये वाला डायग्राम बना लीजिए। बनाने के बाद कमेंट कर देना। बना लिया ना? देखो, ये जो डायग्राम बनाया है ना आपने, ये जो डायग्राम आपने बनाया है, इसके साइड में क्या लिखोगे? इसके साइड में लिखोगे पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन। इस डायग्राम के, जो डायग्राम आपने बनाया है, इसके साइड में लिख लो पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन। इस डायग्राम के साइड में लिख लो पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन। इस डायग्राम के साइड में लिख लीजिए पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन। पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन लिख लो इसके साइड में, ठीक है? और साइड में और क्या लिखोगे? साइड में ये भी लिख लो कि इन जनरल। साइड में और क्या लिखोगे? इन जनरल, मतलब जनरली ऐसा होता है, इन जनरल। ये दोनों चीजें मेंशन कर लो, पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन एंड इन जनरल। सर ऊपर वाली डायग्राम बना, हाँ ऊपर वाली डायग्राम बनानी थी, बिल्कुल ऊपर वाली डायग्राम बनानी थी। वो बोला था ना कि जो ऊपर डायग्राम बना हुआ है वो वाला डायग्राम बनाना है। ऊपर वाला भी तो पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन को शो कर रहा है ना, ऊपर वाला भी पार्शियली को ही शो कर रहा है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? ऊपर वाले डायग्राम के पास में लिख लीजिए कि पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन एंड इन जनरल। बस इन जनरली ऐसा होता है, 3 वे सिस्टम होता है जनरली, ठीक है? पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन बना लिया सबने। वो बनाने के बाद में ये नीचे वाला डायग्राम बना लो, ये नीचे वाला डायग्राम बना लो। अब ये नीचे वाला डायग्राम बना लो। अब क्या करोगे? नीचे वाला डायग्राम बनाओ, नीचे वाला डायग्राम बनाइए। नीचे वाला डायग्राम बनाओ। बना लिया? बना लिया सबने? ओके, ठीक है। अब इसके साइड में क्या मेंशन करोगे? इस डायग्राम के साइड में क्या मेंशन करोगे? 3 फेज डायग्राम। इस डायग्राम के साइड में मेंशन करिए 3 फेज डायग्राम। ये कैसा डायग्राम है? ये आपका 3 फेज डायग्राम है ना? ये डायग्राम आपका कैसा है? इट इज ए 3 फेज डायग्राम। तो इसके साइड में मेंशन कर लो 3 फेज डायग्राम, 3 फेज डायग्राम। और 3 फेज डायग्राम मेंशन कर लिया है, 3 फेज डायग्राम मेंशन कर लिया। और साथ में क्या लिखोगे? साथ में क्या लिखोगे? पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन, ये लिखा हुआ है, पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन, पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन, पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन। लिख लिया सबने? थ्री फेज डायग्राम एंड पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन। देखो जरा, क्वेश्चन आपके पास इस तरह के पूछे जाते हैं, आपको बहुत क्वेश्चन इस तरह के सिंपल सिंपल मल्टीपल चॉइस दिखाई देंगे कि ए पार्शियली क्या किस तरह के क्वेश्चन दिखाई देंगे कि ए थ्री फेज डायग्राम रिप्रेजेंट्स, क्या दिखाई देंगे क्वेश्चन की? ए थ्री फेज डायग्राम रिप्रेजेंट्स, ऐसे स्टेटमेंट लिख के दे देंगे, उसमें पूछेंगे कि रिप्रेजेंट्स ए पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन, अ सैचुरेटेड कंडीशन, अ ड्राई कंडीशन, एनी ऑफ द अबव। तो किसको रिप्रेजेंट करता है थ्री फेज डायग्राम?
थ्री फेज डायग्राम रिप्रेजेंट करता है एक पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन को। अच्छा मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर सपोज करो मुझे यही डायग्राम बनाना था कौन सी कंडीशन के लिए, ड्राई कंडीशन के लिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मुझे यही सेम डायग्राम किसके लिए बनाना है, ड्राई कंडीशन के लिए बनाना है। तो अगर मुझे यही डायग्राम ड्राई कंडीशन में बनाना है तो इस वाले डायग्राम में क्या चेंज होगा? अगर मुझे यही सेम डायग्राम बनाना है किसके लिए, ड्राई कंडीशन के लिए, सॉलिड और वॉइड, वाटर हटा दो, टू फेज डायग्राम, यस बिल्कुल। इस वाले डायग्राम पे सॉलिड एंड एयर होंगे बस, यस बिल्कुल। वाटर नहीं होगा, वाटर नहीं होगा, एग्जैक्टली वाटर नहीं होगा, सिंपल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी डायग्राम में एडिट कर रहा हूँ, इसी डायग्राम में एडिट कर रहा हूँ। अब आप दूसरा वाला डायग्राम जो बना रहे हो ना, वो डायग्राम किसके लिए बनाओगे, ड्राई सॉइल के लिए बनाओगे। अगर आप ये डायग्राम ड्राई सॉइल के लिए बनाओगे ना, तो करो क्या, यहाँ से इस वाटर को, ये जो वाटर था ना यहाँ पे, इस वाटर को यहाँ से रिमूव कर दो। इस वाटर को यहाँ से क्या करो, रिमूव करा दीजिए। जो वाटर था इसको यहाँ से रिमूव कर दिया हमने, तो ये वाटर क्या करेगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये वाटर यहाँ से क्या करेगा, रिमूव हो गया ना, रिमूव हो गया वाटर। ये कैसा डायग्राम बनेगा आपके पास में, टू फेज डायग्राम बनेगा। ये टू फेज डायग्राम बचेगा और ये हो जाएगा आपका, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। ठीक है, यस। अब इसको थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। यस, क्या होगा डायग्राम में चेंज, जैसे छोटा सा चेंज होगा डायग्राम में। देखिए बस यहाँ पे क्या बचा, सॉलिड बचा, एंड ऊपर क्या बचा, एयर बचा। पूरे के पूरे वॉइड्स में कौन है, एयर है, पूरे के पूरे वॉइड्स में एयर है, नीचे सॉलिड्स प्रेजेंट है। अब ये बताओ ये कितना फेज सिस्टम है, ये कितना फेज डायग्राम है, ये कितना फेज डायग्राम है, कितने फेज डायग्राम है? यस, ये टू फेज डायग्राम है ना, ये टू फेज डायग्राम है। तो अगर ये टू फेज डायग्राम है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिख लीजिए टू फेज डायग्राम। ये एक टू फेज डायग्राम है, इट इज ए टू फेज डायग्राम। एंड ये भी तो बताओ ये कौन सी कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन में है, ये ड्राई कंडीशन में है, बिल्कुल। ये कैसी कंडीशन में है, दैट इज इन द ड्राई, ये ड्राई कंडीशन में है। ठीक है, ड्राई कंडीशन, कंप्लीटली ड्राई बोलने की रिक्वायरमेंट नहीं, आप सिंपली ड्राई बोल दीजिए, उसमें भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम बना लो। बना लिया सबने? ओके, सो क्या लिखेंगे यहाँ पे साइड में, यहाँ पे लिखेंगे साइड में कि टू फेज डायग्राम है, ड्राई कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ड्राई कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन किस तरह से आता है, क्वेश्चन आता है किस तरह से, क्वेश्चन बेसिकली आपको इससे बहुत दिखाई देगी कि ए टू फेज डायग्राम इन ड्राई कंडीशन विल हैव, क्या क्या चीजें होंगी उसमें, सॉलिड होगा एंड एयर होगा, एयर होगा, वाटर होगा, वाटर होगा, सॉलिड होगा। इस तरह से कुछ भी ऑप्शन बना के दे देंगे, आप आराम से उसको अटेम्प्ट कर लोगे क्वेश्चंस को। अब मैं थर्ड वाला डायग्राम बना रहा हूँ आपके पास। सपोज करो मुझे यही सेम डायग्राम बनाना है किसके लिए, सैचुरेटेड कंडीशन के लिए। मुझे यही सेम डायग्राम बनाना है, फेज डायग्राम बनाना है सैचुरेटेड कंडीशन के लिए। तो क्या चेंज आएगा डायग्राम में, डायग्राम में क्या चेंज होगा? अगर यही हम सेम बनाना चाहेंगे किसके लिए, सैचुरेटेड के लिए, तो डायग्राम में क्या चेंज आएगा? विदाउट एयर, विदाउट एयर। अब विदाउट एयर होगा, उसमें कुछ आएगा नहीं वर्ड्स में, एयर चली गई, कौन आएगा वॉइड में, एयर बाहर जाएगी, वॉइड में कौन आएगा? यस सर, वाटर, यस बिल्कुल। सर की जगह वाटर, एयर की जगह वाटर आएगा, एयर की जगह वाटर आएगा, बिल्कुल। क्या आएगा, एयर की जगह वाटर आएगा। अगर एयर की जगह वाटर आएगा तो इसी में थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, एयर को यहाँ से रिमूव करो, एयर को यहाँ से रिमूव करा, बाकी सब क्या रहेगा, इसको भी यहाँ से रिमूव कर दो। देखो क्या चेंज होगा, जस्ट छोटा सा चेंज होगा। यहाँ पे पूरे के पूरे वॉइड में कौन आ जाएगा आपके पास, ये पूरे के पूरे वॉइड वाले पार्ट में आ जाएगा वाटर, ये वाटर आ जाएगा यहाँ पर, जस्ट इतना चेंज हुआ है और कोई चेंज नहीं है किसी तरह का। तो यहाँ पे क्या लिखो, जस्ट ये होगा आपका, ये हो जाएगा आपके पास में कौन, दैट विल बी वाटर, ये वाटर है। अच्छा मुझे ये भी तो बताओ ये कितने फेज डायग्राम है, अभी जो डायग्राम बना हुआ है सामने ये कितना फेज डायग्राम है? यस, टू फेज डायग्राम है। टू फेज डायग्राम है कैसे, इस डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम के अंदर एयर सॉरी वाटर प्रेजेंट है एंड सॉलिड्स प्रेजेंट है, तो इट इज अ टू फेज डायग्राम, इट इज अ
टू फेज डायग्राम है। और ये कौन सी कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कौन सी कंडीशन में है? ये कौन सी कंडीशन में है? सैचुरेटेड में। सैचुरेटेड। सो यहाँ पे मेंशन कर लो सैचुरेटेड कंडीशन, साइड में मेंशन कर लो सैचुरेटेड कंडीशन। सैचुरेटेड कंडीशन लिख लो। लिखिए। हो गया? चलो, तो यहाँ पे आपका फेस डायग्राम वाला केस हुआ है कवर की भाई जनरली कैसा होता है, सब मिक्स्ड रहते हैं, लेकिन हमने सबको सेपरेट सेपरेट करके शो कर दिया। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉइल फेजेस, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉइल फेजेस इज कॉल्ड एज अ फेस डायग्राम। फेजेस का जो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होता है उसको फेस डायग्राम कहते हैं। टू फेस डायग्राम होता है, टू फेस डायग्राम आपका सॉलिड एयर का भी हो सकता है, सॉलिड वाटर का भी हो सकता है, ठीक है। एक होता है थ्री फेज डायग्राम जिसमें आपको तीनों फेजेस देखने को मिलेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द फेज डायग्राम। फेज डायग्राम के बारे में समझ में आया हमें। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा जरा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका पूरे के पूरे सब्जेक्ट का है। हेडिंग डालो सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, जो आज का मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, हेडिंग डालिए सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। क्या डालेंगे? सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, हेडिंग डालो। यस, सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। इसमें फर्स्ट हेडिंग डालिए। अब देखो यहाँ पे जितने भी हम टर्म डिस्कस करेंगे ना, ये सारे के सारे जो भी आप यहाँ पे टर्म डिस्कस करोगे पूरे के पूरे सब्जेक्ट में एंड तक, कोई भी टॉपिक आप डिस्कस करोगे हर टॉपिक में आपको यूज करने पड़ेंगे। हर टॉपिक में आपको इनके फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, इनके रिलेशन यूज करने पड़ेंगे, इनका सिग्निफिकेंस यूज करना पड़ेगा। हर एक पैरामीटर में आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए कि कोई भी अगर हम टर्म पढ़ेंगे यहाँ पे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। दूसरी बात, कोई भी हम यहाँ पे अगर टर्म पढ़ेंगे तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वो आपको क्या बताती है। कोई भी टर्म अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको ये पता होना चाहिए उसकी जो वैल्यू आएगी वो किस रेंज में आएगी, उस पैरामीटर की वैल्यू किस रेंज में आएगी। सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए अबाउट ऑल द टर्म्स जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे जो फर्स्ट टर्म हेडिंग डालो, फर्स्ट टर्म जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, द फर्स्ट टर्म विल बी व्हाट? वाटर कंटेंट। फर्स्ट टर्म आपके पास में आएगी क्या? वाटर कंटेंट। द फर्स्ट टर्म इज वाटर कंटेंट, या फिर वाटर कंटेंट को ही हम मॉइस्चर कंटेंट भी बोल देते हैं। वाटर कंटेंट या फिर मॉइस्चर कंटेंट, वाटर कंटेंट या फिर मॉइस्चर कंटेंट बोलेंगे। सो जो फर्स्ट टर्म आपके पास में आ रहा है दैट फर्स्ट टर्म इज वाटर कंटेंट या फिर मॉइस्चर कंटेंट। वाटर कंटेंट या फिर मॉइस्चर कंटेंट है फर्स्ट टर्म आपके पास में, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करोगे? इसको रिप्रेजेंट करोगे आप स्मॉल w से, स्मॉल w से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। इस सिंबल का ध्यान रखना, सिंबल का ध्यान रखना। मैं यहाँ पे स्मॉल w यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्मॉल w यूज कर रहा हूँ। कैपिटल W मैंने वेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रखा है। आपने देखा होगा जब मैंने कल कैपिटल W, मैंने जब कल वेट रिप्रेजेंट किया था तो मैंने वहां पे कैपिटल W बनाया था। यहाँ पे मैं क्लियर कट क्या बना रहा हूँ? स्मॉल w बना रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के आपको नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर कट क्या बना दिया है? स्मॉल w बना दिया। स्मॉल w से आप वाटर कंटेंट या फिर मॉइस्चर कंटेंट को रिप्रेजेंट करोगे। सबसे पहली बात तो ये आती है कि सर सबसे पहली बात तो ये है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा? हमें जो सबसे पहले देखना है, हमें क्या देखना है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द वाटर कंटेंट या फिर मॉइस्चर कंटेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो अगर आप फॉर्मूला लिखोगे ना, इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो। ये बेसिकली क्या होता है? रेशियो होता है किसका? इट इज अ रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर, इट इज अ रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स। इनका रेशियो होता है। इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ द सॉलिड्स। किसी भी सॉइल में कितना वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय उस सॉइल का वेट ऑफ सॉलिड कितना है, डिवाइडेड बाय उस सॉइल का वेट ऑफ सॉलिड कितना है। इसके रेशियो को क्या बोलते हो आप? इसके रेशियो को आप वाटर कंटेंट बोलते हो, फिर इसको आप क्या बोलते हो? मॉइस्चर कंटेंट बोलते हो। आई थिंक ये क्लियर हुआ सबको।
कि क्या होता है वाटर कंटेंट या फिर मॉइस्चर कंटेंट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ, ये रेशियो होता है किसका, वेट ऑफ वाटर का टू द वेट ऑफ द सॉलिड्स। वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, वाटर कंटेंट बोलते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में आता है, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि अभी तो आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, अभी आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको याद भी हो जाएगा। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद जब सब्जेक्ट का रिवीजन छूटेगा ना, जब सब्जेक्ट का रिवीजन छूटेगा तो फॉर्मूले दिमाग से निकलने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रिवीजन इज द ओनली की टू सक्सेस। ठीक है, द ओनली डिफरेंस बिटवीन सेलेक्टेड एंड नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट इज द रिवीजन। जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ज्यादा चीजें आपको याद होंगी, उतना अच्छे से आप रैंक निकाल पाओगे। रिवीजन नहीं करोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा लेकिन याद कुछ नहीं आएगा एग्जाम में जाके। तो अभी तो फॉर्मूला लिखा है सामने, याद आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 15 दिन बाद, 20 दिन बाद रिवीजन छूटेगा ना, फॉर्मूले निकलने लग जाते हैं दिमाग से। तो अभी तो याद है सबको कि वाटर कंटेंट क्या होता है। बेसिकली वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ द वाटर टू द वेट ऑफ द सॉलिड्स। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स, टू द वेट ऑफ द सॉलिड्स। अब देखना, इसको ध्यान से समझो, ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व क्या करना है, इसको हमने क्या लिखा, दैट इज बेसिकली डब्ल्यू डब्ल्यू एस। ये है क्या एक्चुअल में, डब्ल्यू डब्ल्यू एस, डब्ल्यू डब्ल्यू एस लिखा है मैंने यहाँ पे। अब डब्ल्यू डब्ल्यू एस बोलने का मतलब क्या है, डब्ल्यू से ध्यान रखो आप कि डब्ल्यू क्या है, बेसिकली आपका वाटर कंटेंट है डब्ल्यू। ये दूसरा वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड ये एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द सॉलिड्स। अब इसको कैसे याद रखेंगे सर, डब्ल्यू डब्ल्यू एस को कैसे याद रखेंगे, हमें तो याद ही नहीं रहेगा। तो याद रखने का सिंपल सा टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल सा टेक्निक क्या है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। ये फर्स्ट वाह वाह एंड सर, तो यहां से डब्ल्यू डब्ल्यू एस फर्स्ट रिप्रेजेंट वेट वाटर कंटेंट, सेकंड रिप्रेजेंट्स वेट ऑफ वाटर एंड थर्ड एस रिप्रेजेंट्स सॉलिड्स। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉलिड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो ये तरीका रहेगा याद रखने का। सो फर्स्ट डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे डायग्राम में देखिए वाटर कंटेंट। सेकंड वाला डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड ये सॉलिड्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। सो वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ द सॉलिड, सिंपल इसका रेशियो होता है, याद रखेंगे आगे के हमेशा के लिए। नोट करो। कर लिया नोट। देखो नेक्स्ट क्या होगा, ये जो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला आपने लिखा है ना, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ द सॉलिड्स, इसी को आप दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी को आप एक दूसरे फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे, इसको आप दूसरे फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या तरीका रहेगा रिप्रेजेंट करने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका यह है कि वाटर कंटेंट मैंने आपको बताया, वाटर कंटेंट होता है क्या, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स होता है। अब बताओगे वेट क्या होता है, वेट क्या होता है, वेट, वेट क्या होता है, फॉर्मूला बता दो, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट का फॉर्मूला mg, मास इनटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, सो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये किसका मास है, दिस इज द मास ऑफ द वाटर, दिस इज मास ऑफ वाटर इनटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉलिड्स इनटू जी, मास ऑफ सॉलिड्स इनटू जी लिख सकते हो। ठीक है, मास ऑफ सॉलिड्स इनटू जी। यहाँ से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा फॉर्मूला आपके पास में, वाटर कंटेंट कैन ऑल्सो बी रिटन एज द मास ऑफ वाटर टू द मास ऑफ सॉलिड्स इनटू 100%। परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर सकते हो आप इसको, वाटर कंटेंट जनरली परसेंटेज में हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो इनटू 100। सो ये फॉर्मूला दिया जाता है, मास ऑफ द वाटर टू द मास ऑफ द सॉलिड्स, या फिर वेट ऑफ द वाटर टू द वेट ऑफ द सॉलिड्स, ये फॉर्मूला आता है। क्लियर हुआ सबको।
देखो नेक्स्ट आते हैं। सो आपने फॉर्मूला तो देख लिया कि भाई फॉर्मूला क्या रहेगा, व्हाट विल बी फॉर्मूला फॉर द वाटर कंटेंट, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट आपको डिस्कस करना है ना, इसकी वैल्यू के बारे में बात करनी है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो किस रेंज में लाई करेगी। व्हाट विल बी द रेंज फॉर द वैल्यू ऑफ द वाटर कंटेंट, इसकी वैल्यू होगी वो किस रेंज में लाई करेगी। देखो कैसे, अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे 6-7 पैरामीटर आने वाले हैं आपके पास में, 5-6 पैरामीटर आएंगे। अगर आप 5-6 पैरामीटर्स की रेंज को, अगर आप इनकी रेंज को याद करने की कोशिश करोगे तो याद नहीं कर पाओगे, इतनी मैं गारंटी दे देता हूँ, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है। लेकिन अगर आपने एक बार समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया कि किस तरह से रेंज निकाल कर लेकर आ रहे हैं, तो कभी भूलोगे नहीं, इतनी मेरी गारंटी है। सो रेंज को किस तरह से वैल्यू निकाल कर आ रहे हैं रेंज के लिए लेके, उसके लिए जस्ट आपका कॉन्सेप्ट समझना है कि किस तरह से हमने रेंज की वैल्यू को निकाला है। याद मत रखने की कोशिश करना, इसको जस्ट एक बार समझ लो कि किस तरह से वैल्यू निकाल कर लेकर आएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या देखूंगा, मुझे ये देखना है कि भाई वाटर कंटेंट की जो रेंज है उसकी जो वैल्यू है वो किस रेंज में लाई करेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या चेक कर रहा हूँ, मुझे ये बताओ कि क्या वाटर कंटेंट की वैल्यू, क्या ये 0 के बराबर हो सकती है क्या? कैन वाटर कंटेंट भी 0? क्या वाटर कंटेंट 0 हो सकता है? बताओ, क्या वाटर कंटेंट 0 हो सकता है क्या? 0 हो सकता है, कैसे? अब बोलते चलो, सब कुछ आप ही को आंसर करना है। वाटर कंटेंट 0 हो सकता है, क्यों हो सकता, कैसे हो सकता है 0? 0 कैसे हो सकता है? ड्राई कंडीशन, कंडीशन बताओ ना, कंडीशन बताइए कि हाँ अगर सॉइल ड्राई है, अगर हमारी सॉइल ड्राई होगी तो उस केस में वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कैसे? सो वाटर कंटेंट कैन बी 0। वाटर कंटेंट कैसे हो सकता है? 0 हो सकता है वाटर कंटेंट कब? वाटर कंटेंट कैन बी 0 इफ वेट ऑफ वाटर क्या हो जाए, अगर वेट ऑफ वाटर आपका 0 हो जाए। एंड वेट ऑफ वाटर 0 होने का मतलब क्या है कि आपकी सॉइल कैसी कंडीशन में पहुंच गई, आपकी सॉइल आ गई ड्राई कंडीशन में, आपकी सॉइल ड्राई कंडीशन में आ गई। ये यहाँ से समझ में आया। तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि हाँ भी वाटर कंटेंट क्या हो सकता है, वाटर कंटेंट कैन बी इक्वल टू 0। वाटर कंटेंट की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर हो सकती है, इसमें कोई किसी तरह का डाउट नहीं है हमें। चलो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, कि भाई आप मुझे ये बताओ कि क्या वाटर कंटेंट 0 से 1 के बीच में हो सकता है? आपने ये तो बताया कि हाँ बिल्कुल 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये तो बताओ कि क्या 0 से 1 के बीच में हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 1 के बीच में हो सकता है, 0 से बीच में 1 के बीच में हो सकता है। कैसे? सर पार्शियली सैचुरेटेड में, पार्शियली सैचुरेटेड में, पार्शियली सैचुरेटेड में, पार्शियली सैचुरेटेड में आपका वाटर कंटेंट 1 से ज्यादा भी हो सकता है। एक्चुअली एक सही तरीका नहीं है बताने का कि पार्शियली सैचुरेटेड में। अभी जस्ट आप इतना समझो, आपको ये तो समझ में आया ही ना, आपको ये चीज समझ में आ चुकी है कि 0 हो सकता है। देखो बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझेंगे हम, क्योंकि आगे भी यूज होगा। 0 के बराबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 के 1 के बीच में भी हो सकता है, अभी उसको समझेंगे कैसे, अभी जस्ट आप समझते चलो। सपोज करो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, उससे आपको सब अब अच्छा पहले मैं एक और के हिसाब से पूछता हूँ, उसके बाद आंसर करूंगा एक साथ। ये भी तो बताओ कि क्या वाटर कंटेंट की वैल्यू कैन इट बी मोर देन 1? क्या ये 1 से ज्यादा हो सकती है क्या? 1 से ज्यादा होने का मतलब है कि 100% से ज्यादा हो सकती है क्या? क्या ये 100% से ज्यादा हो सकती है? कब होगी 100% से ज्यादा? ये सही आंसर है। 100% से ज्यादा हो सकती है कब? 100% से ज्यादा हो सकती है कि व्हेन वेट ऑफ वाटर इज मोर देन द वेट ऑफ द सॉलिड्स। यस, ये 100% से ज्यादा हो जाएगी कब? अगर वेट ऑफ वाटर आपका वेट ऑफ सॉलिड से ज्यादा है तो। इससे ज्यादा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझो। अच्छा मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, चलो अभी इसको देखो आप जरा कि 1 से ज्यादा हो सकती है, कोई किस तरह की दिक्कत नहीं है। सो हमें यहाँ से क्या समझ में आया, 0 हो सकता है, 0 से 1 के बीच में हो सकता है, 1 से बड़ी भी हो सकती है, 1 से बड़ी भी हो सकती है। बट आपको ये बता सकता है क्या कि मैक्सिमम वाटर कंटेंट, ठीक है 1 से बड़ा हो सकता है, बट मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम इसकी वैल्यू कहाँ तक जा सकती है? क्या कोई ये चीज बता सकता है? मैक्सिमम वाटर कंटेंट की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है? अपर लिमिट क्या है? हम्म, बहुत सही, मतलब आपको चीजें समझ में आ रही है, बहुत अच्छे से आपने समझा हुआ है, इसीलिए आप इतना अच्छे से आंसर कर पा रहे हो। देखो जरा, बिल्कुल सही बात है। कैसे? नो अपर लिमिट, कोई अपर लिमिट नहीं। हम जस्ट इसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हम क्या ले रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं इसी को सीखने के लिए। कैसे? सपोज करो मैंने क्या करा यहाँ पे, मैंने जस्ट एक छोटा सा कंटेनर उठाया। मैंने क्या करा, एक ग्लास उठाया, एक ग्लास उठाया मैंने, एक ग्लास मैंने यहाँ पे कंसिडर करा। ठीक है, एक ग्लास उठा रहा हूं मैं, ये एक ग्लास था कोई छोटा सा, ये एक ग्लास है। दूसरा मैंने केस लिया, चलो इसको पहले इसको समझो आराम से।
ये ग्लास लिया आपने, इस ग्लास में आपने क्या करा, किसी सॉइल को डाल दिया। ये जो ग्लास है, इस ग्लास में आपने किसको डाल दिया, एक सॉइल को डाल दिया। ठीक है, आपने क्या करा, इस ग्लास में कुछ सॉइल पार्टिकल डाल दिए। आपने क्या करा, यहाँ पे ग्लास के अंदर किसको डाल दिया, सॉइल को डाल दिया। जब आपने ग्लास में सॉइल को डाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉइल में क्या होंगे, सॉलिड्स होंगे। सॉइल में क्या होंगे, सॉलिड्स होंगे। वो सॉलिड आपको यहाँ पे शो कर रखे हैं, वो सॉलिड्स आपको यहाँ पर शो करें हैं कि भाई सॉलिड्स कहाँ पे हैं। ये सब क्या है आपके पास में, ये सब आपके सॉलिड्स है। तो ये सब आपको सॉलिड शो कर रखे हैं, ये सब क्या है, सॉलिड्स है हमारे पास में। अब हमने क्या करा, हमने क्या करा यहाँ पे उठा के, अच्छा देखो इन सॉलिड्स का क्या होगा, कुछ ना कुछ वेट रहेगा। इन सॉलिड्स का कुछ ना कुछ वेट रहेगा। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे इसके अंदर, इसके अंदर कुछ पानी डाल दिया। मैंने यहाँ पे इसके अंदर कुछ पानी डाल दिया, कुछ इसके अंदर यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया। ठीक है, अभी जो मैंने यहाँ पे वाटर डाला है, मैंने यहाँ पे, अच्छा पहले तो ये बताओ, इनिशियली जब मैंने इसके अंदर सॉइल को, अच्छा पहले तुम एक काम करो, इसके अंदर मैंने सॉलिड डाल, इसके अंदर मैंने सॉइल डाल दी। उस सॉइल में जो सॉलिड्स हैं उनका कुछ ना कुछ वेट रहेगा, ये उनका वेट है। बट अभी ये जो सॉइल है हमारी, वो कैसी कंडीशन में है, दैट सॉइल इज इन द ड्राई कंडीशन। अभी ये जो सॉइल है उसकी कंडीशन कैसी थी, उसकी कंडीशन थी ड्राई। वो कैसी कंडीशन में है, अभी जो आपकी सॉइल है वो कैसी कंडीशन में है, दैट सॉइल इज इन द ड्राई कंडीशन, दैट इज इन द ड्राई कंडीशन। वो ड्राई कंडीशन में है। अगर वो ड्राई कंडीशन में है तो मुझे ये बताओ वाटर कंटेंट कितना आएगा यहाँ पे निकल के। सॉलिड है, इन सॉलिड के बीच में कौन होगा, वॉइड्स होंगे। इन वॉइड्स के बीच में कौन होगा, एयर होगी, क्योंकि सॉइल कैसी कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में। तो वाटर कंटेंट कितना होगा, वाटर कंटेंट कितना होगा, यस वाटर कंटेंट विल बी इक्वल टू, वाटर कंटेंट विल बी इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों होगा, क्योंकि वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। क्योंकि सॉइल कैसी कंडीशन में थी, सॉइल थी आपकी ड्राई कंडीशन में। जो वॉइड्स है ना, इन वॉइड्स के अंदर कौन प्रेजेंट है, सिर्फ इन वॉइड्स के अंदर प्रेजेंट है आपका ओनली एयर। इनके अंदर सिर्फ एयर प्रेजेंट है, इनके अंदर सिर्फ एयर प्रेजेंट है। ये वाला केस हमें समझ में आता है। यानी कि यहाँ से एक चीज आ गई निकल कर। एक चीज क्या, ये आपके पास में कि भाई सर ये वाटर कंटेंट जो है जीरो हो जा रहा है, कैसी कंडीशन में, अगर आपकी सॉइल ड्राई कंडीशन में है तो। क्लियर है, चलिए अब मैंने दूसरा केस कंसिडर करा। अब मैंने दूसरा केस कंसिडर करा, वो दूसरा केस क्या था, मैंने इसी सेम सैंपल को, ये जो सैंपल था ना आपके पास में, इसी सेम सैंपल को इस बार मैंने क्या करा, इस बार मैंने इसी सेम सैंपल को मैंने इस बार क्या किया, कुछ उठाकर, समझना आप ध्यान से, इसी सेम सैंपल को उठाया और इसी सेम सैंपल को उठाने के बाद मैंने इस बार क्या करा, इसको एक बड़े कंटेनर के अंदर डाल दिया। ये बड़ा कंटेनर है। इसी सेम सैंपल को उठाया, इस बार इसको यहां से उठाने के बाद किसके अंदर डाल दिया, इसको एक बड़े कंटेनर के अंदर डाल दिया। ठीक है, क्या करा मैंने, यहाँ से वही सेम उठाया सॉइल का सैंपल, इसको उठा के यहाँ से वहां पे क्या करा, मैंने एक बड़े कंटेनर के अंदर डाल दिया। कितने सॉलिड थे उसके अंदर, उसके अंदर तीन ही सॉलिड तो थे ना, पहले भी जो आपको दिखाए हुए थे, वही तीन सॉलिड इस बार भी बनाकर दिखाए हैं। तो जस्ट कुछ नहीं करा आपने, वही सेम उठाई सॉइल, एंड इसी सेम सॉइल को यहां से उठा के कहां पे डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, इसके अंदर। ठीक है, लेकिन इस बार आपने क्या करा, इस बार ये सॉइल ड्राई नहीं है। आपने यहाँ पे क्या करा, इस बार आपने यहाँ पे क्या करा, इस बार आपने यहाँ पे इसके वॉइड्स में आपने क्या करा, इसके वॉइड्स में कुछ वाटर डाल दिया, कुछ वाटर डाल दिया आपने यहाँ पे, कुछ वाटर डाल दिया। आप ये कह सकते हो कुछ वाटर है यहाँ पे। ठीक है, इसके वॉइड्स में क्या है, कुछ ना कुछ वाटर है। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ वाटर है, यानी कि यहाँ पे वेट ऑफ सॉलिड्स भी है, यहाँ पे वेट ऑफ वाटर भी है। तो मुझे ये बताओ, इसका जो वाटर कंटेंट है वो जीरो होगा, वन होगा, वन से जीरो के बीच में होगा, या वन से ज्यादा होगा, बताओ जरा। इसका वाटर कंटेंट जीरो होगा क्या इस बार, क्या वाटर कंटेंट इस बार जीरो होगा, विल इट बी जीरो दिस टाइम, जीरो से वन के बीच में होगा, जीरो से वन के बीच में होगा। हर कोई जीरो से वन के बीच में बोल रहा है, हर कोई जीरो से वन के बीच में बोल रहा है। आपने बोल दिया वन होगा। मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता कि जीरो से वन के बीच में होगा, वन से ज्यादा होगा, वन होगा, कितना होगा मुझे नहीं पता है। लेकिन मुझे एक बात जरूर पता है कि इस वाले केस में वाटर कंटेंट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। इस वाले केस में वाटर कंटेंट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि मुझे क्यों नहीं पता है कि भाई वाटर कंटेंट जीरो से वन के बीच में है, या फिर जीरो से, या फिर वन से ज्यादा है, कितना है मुझे नहीं पता है। क्यों नहीं पता है मुझे, क्योंकि मुझे वेट ऑफ वाटर थोड़ी पता है, मुझे ये वेट ऑफ वाटर थोड़ी पता है। आपने मुझे कहाँ से बता दिया कि भाई वेट ऑफ वाटर कितना है, जब मुझे वेट ऑफ वाटर ही नहीं पता है। यस बिल्कुल, मोर देन जीरो होगा, इतना कह सकते हो आप। जीरो नहीं होगा, जीरो से ज्यादा होगा, लेकिन ये नहीं पता है कि जीरो से वन के बीच में होगा, वन से ज्यादा होगा, कितना होगा, ये मुझे नहीं पता है। क्यों नहीं पता है, क्योंकि मुझे ना तो वेट ऑफ वाटर पता मुझे, और ना ही मुझे वेट ऑफ सॉलिड पता है। इसलिए मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता कि है कितना, जीरो से वन के बीच में है, वन से ज्यादा, इस पे मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हाँ, मैं
इस पर जरूर कमेंट कर सकता हूँ, इस पर जरूर कमेंट कर सकता हूँ, इस पर जरूर मैं कमेंट कर सकता हूँ। लेकिन सपोज करो मैंने आपको ये बताया, एग्जैक्टली मैं वैल्यू नहीं बता सकता कि है कितना, एग्जैक्टली मैं वैल्यू नहीं बता सकता कि कितना वाटर कंटेंट इसका है, लेकिन हाँ 0 से ज्यादा है इतना मैं एब्सोल्युटली श्योर होकर बिल्कुल बता सकता हूँ। अब देखो एक बात समझना आप जरा, एक बात समझना आप यहाँ से आराम से, कि अगर इसमें बेसिकली मान लो आप, अगर सपोज करो ये केस आपको समझ में आया, लेट अस सपोज मैं आपसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने ये कहा कि भाई इस वाले केस में अगर सपोज वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड से कम है तो आप इजीली बोल दोगे कि हाँ वाटर कंटेंट कितना है, वाटर कंटेंट 0 से 1 के बीच में प्रेजेंट है। क्लियर है? अब मैं यहीं पे थर्ड केस ले रहा हूँ, अब मैं यहीं पे थर्ड केस ले रहा हूँ। मैंने क्या मान लिया, दूसरे केस में हिसाब से मैंने अज्यूम कर लिया कि सपोज वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड से कम है तो हाँ वाटर कंटेंट किसके बीच में आएगा, 0 से 1 के बीच में आएगा। मैंने यहीं पे तीसरा केस उठाया, तीसरा केस समझना, तीसरा केस समझना, यानी कि आपको दो चीजें क्लियर हो चुकी कि 0 हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 1 के बीच में भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब मैंने तीसरा केस उठाया। तीसरे केस को उठाकर मैंने क्या कहा, मैंने ये जो सॉइल था ना मेरे पास यहाँ पे, इस सॉइल को मैंने यहाँ से उठाया, और इस सॉइल को यहाँ से उठाने के बाद मैंने क्या करा, इस सॉइल सैंपल को, इस सॉइल के सैंपल को एक और कुछ बड़े कंटेनर के अंदर उठाकर डाल दिया, और कुछ बड़े कंटेनर के अंदर उठाकर डाल दिया। कौन से सैंपल को, यही जो सेम सैंपल यहाँ पर है ना, ये केस 1 है, ये केस 2 है, और ये केस नंबर आपके पास में थर्ड होगा। तो मैंने क्या करा, वही सेम उठाई सॉइल, इसको उठाकर यहाँ पर डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार क्या हुआ, मैंने क्या करा, यहाँ पे इस सॉइल के वॉइड्स में फिर से पानी डाला, इस सॉइल के वॉइड्स में मैंने फिर से पानी डाला। जब मैंने इस सॉइल के वॉइड्स में फिर से पानी डाला तो होगा क्या, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, ये मुझे पहले तो ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे केस 1 की बात करूँ तो केस 1 में और केस 2 में कंपैरिजन करके बताओ कि दोनों में से वॉइड्स का साइज बड़ा किसमें होगा, केस 1 में वॉइड का साइज बड़ा है या केस 2 में वॉइड का साइज बड़ा होगा, वॉइड का साइज बड़ा किसमें होगा, केस 1 में या फिर केस 2 में। केस 2 में, बिल्कुल वॉइड्स का साइज बड़ा किसमें होगा, वॉइड्स का साइज बड़ा होगा केस 2 में। वॉइड्स का साइज केस 2 में इसलिए बड़ा है, इसका रीजन ये है कि यहाँ पर आपका जो मीडियम है, जिस कंटेनर के अंदर आपने इसको डाला हुआ है, कंटेनर बहुत छोटा था। अगर वो कंटेनर बहुत छोटा था ना, अगर वो कंटेनर बहुत छोटा था तो इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे जो पार्टिकल है वो काफी हद तक कन्फाइंड रहेंगे, यहाँ पे पार्टिकल कन्फाइंड रहेंगे, उनके बीच में स्पेस कम रहेगा। अगर उनके बीच में स्पेस कम रहेगा तो आप ये बोल सकते हो कि वॉइड्स कम रहेंगे, वॉइड्स कम रहेंगे। दूसरे केस में जो कंटेनर है, दूसरे केस में कंटेनर थोड़ी बड़ी साइज का है, तो यहाँ पे पार्टिकल्स कम कन्फाइंड रहेंगे, यहाँ पे पार्टिकल को दूर दूर जाने के लिए ज्यादा स्पेस अवेलेबल है, ज्यादा स्पेस अवेलेबल है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो वॉइड्स का साइज होगा ना वो थोड़ा बड़ा रहेगा। अगर यहाँ पे वॉइड्स का साइज बड़ा है तो यहाँ पे वाटर आप ज्यादा लेकर आ सकते हो, आप यहाँ पे वाटर ज्यादा लेकर आ सकते हो। वॉइड के अंदर कितना वाटर आप ला सकते हो ये डिपेंड करेगा कि वॉइड का साइज कितना है। जितना बड़ा वॉइड का साइज होगा उतना ज्यादा वाटर आप वॉइड के अंदर लेकर आ सकते हो। तो इस वाले केस में वॉइड्स का साइज बड़ा था। वॉइड्स का साइज अगर बड़ा क्यों होता, क्योंकि कंटेनर थोड़ी बड़े साइज का था, पार्टिकल दूर दूर जा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे वाटर ज्यादा आ सकता है वॉइड्स के अंदर। क्लियर है? क्योंकि वॉइड्स बड़े साइज के हैं। तीसरे केस में क्या हुआ, कंटेनर का साइज हमने और ज्यादा बढ़ा दिया। तीसरे केस में हमने कंटेनर का साइज और ज्यादा बढ़ा दिया। अगर हमने कंटेनर का साइज और ज्यादा बढ़ा दिया तो मतलब ये है बोलने का कि इस बार वॉइड्स का साइज क्या हो गया, इस बार वॉइड्स का साइज और ज्यादा बड़ा हो गया, इस बार वॉइड्स का साइज और ज्यादा बड़ा हो गया। अगर इस बार वॉइड का साइज और ज्यादा बड़ा हुआ तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर मैं वाटर की क्वांटिटी जो है वो और ज्यादा लेकर आ सकता हूँ। और आप ये भी तो कह सकते हो, सिंस इस कंटेनर के अंदर आप बहुत ज्यादा वाटर लेकर आ सकते हो, तो इसका मतलब ये है कि वेट ऑफ वाटर हो सकता है कि इस वाले केस में वेट ऑफ सॉलिड से ज्यादा हो जाए। ठीक है, वेट ऑफ सॉलिड से ज्यादा हो जाए वेट ऑफ वाटर। ये आया नहीं आया समझ को, ऐसी पॉसिबिलिटी है या नहीं है? बोलो जरा, कितना वाटर आ सकता है वॉइड में, ये डिपेंड कर रहा है किस पे, वॉइड के साइज पे। वॉइड का साइज किस पे डिपेंड कर रहा है कि वो कंटेनर कैसा है जिसमें आपने उसको डाला हुआ है। पहला कंटेनर बहुत छोटा था, वाटर डाला नहीं आपने वहां पे। दूसरे कंटेनर का साइज थोड़ा छोटा था, वॉइड्स छोटे रहे, कम वाटर वहां पे आएगा वॉइड में। तीसरे कंटेनर का साइज बहुत बड़ा है, वॉइड्स बड़े साइज के रहेंगे, ज्यादा वाटर आप लेकर आ सकते हो वॉइड में। अगर वॉइड में आप ज्यादा वाटर लेकर आ गए, इसका मतलब यह है कि वेट ऑफ वाटर ज्यादा हो जाएगा किससे, सिंस ज्यादा वाटर होने का मतलब क्या है कि वाटर का वेट ज्यादा हो जाएगा किससे, सॉलिड्स के वेट से ज्यादा हो सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी है। ये चीज आई है नहीं आई समझ में? एक बार ये बताइए जरा, इस पे कमेंट करिए सर, ये पॉसिबल है नहीं है? ये पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो आप ये भी तो कह सकते हो कि आपका वाटर कंटेंट ज्यादा हो गया किससे, 1 से ज्यादा हो गया। आपका वाटर कंटेंट 1 से ज्यादा हो गया, आपका वाटर कंटेंट 1 से ज्यादा हो गया। अब मैं लास्ट एक फाइनल केस और कंसिडर कर रहा हूँ, और यस बिल्कुल, अब मैं एक और फाइनल केस और कंसिडर कर रहा हूँ। जस्ट इसको समझना, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा पूरा। मैंने इस बार क्या करा, इस बार मैंने क्या करा, इसी सेम सैंपल को उठाकर, जिस सैंपल को हम लेके चल रहे हैं ना, इसको थोड़े और बड़े कंटेनर के अंदर डाल दो, ऐसे करके। अगर आपने इसको और बड़े कंटेनर के अंदर डाला तो होगा क्या, वॉइड्स का साइज और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा वॉइड्स का साइज बढ़ेगा, और ज्यादा वाटर जो है
और ज्यादा वाटर क्या कर सकता है, और ज्यादा वाटर इन वॉइड्स के अंदर आ सकता है, इन वॉइड्स के अंदर आ सकता है, इन वॉइड्स के अंदर आ सकता है। अगर वाटर और ज्यादा इनके अंदर आ सकता है तो इसका मतलब क्या है, वेट ऑफ वाटर इस वाले केस में बहुत ज्यादा हो जाएगा, किससे, वेट ऑफ सॉलिड से। इसका मतलब ये है वाटर कंटेंट 1 से काफी ज्यादा हो जाएगा। बताओ ये आया नहीं आया समझ में, ये आया नहीं आया, ये चारों डायग्राम समझ में आए क्या? तो बोलने का मेरा फाइनली मैं कंक्लूड कर रहा हूँ टॉपिक को। आपने बिल्कुल ठीक बताया था कि वाटर कंटेंट की रेंज 1 से ज्यादा हो सकती है। 1 से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, देयर इज नो अपर लिमिट, देयर इज नो अपर लिमिट। अपर लिमिट इसलिए नहीं है कि आपने पहले सॉइल का सैंपल उठाया, उस सॉइल के सैंपल को आपने पहले किस में डाल दिया, ग्लास में डाल दिया, ग्लास के अंदर पानी डाल दो, ग्लास के अंदर पानी डाल दो, सॉलिड पार्टिकल कंफाइंड रहेंगे, वॉइड में कम पानी आ पाएगा, वॉइड में कम पानी आ पाएगा, वेट ऑफ वाटर कम रहेगा, वाटर कंटेंट 1 से कम रहेगा। दूसरे केस में आपने वही सैंपल उठाकर बाल्टी में डाल दिया, बाल्टी बड़ी होती है, पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, वॉइड के अंदर पानी डालो, वॉइड का साइज बड़ा है, वॉइड में ज्यादा पानी आ सकता है, वेट ऑफ वाटर सॉलिड के वेट से ज्यादा हो जाएगा, वाटर कंटेंट 1 से ज्यादा हो जाएगा। तीसरा केस कंसिडर करा, वही सैंपल उठाकर कहां पर डाल दिया, इस बार आपने डाल दिया कहां पे, वही सैंपल उठाकर आपने डाल दिया कहां पे, समुद्र में। ये समुद्र है, ये क्या है, ये है आपके पास में रिवर, ये रिवर है। ये क्या है आपके पास में, ये थी आपके पास में बाल्टी, ठीक है। ये क्या था आपके पास में, ये ग्लास था, ये ग्लास था, ये ग्लास था। क्लियर हो रहा है? तो मतलब क्या है कि आप जितने बड़े कंटेनर में उसको डालते रहोगे ना, जितने बड़े कंटेनर में आप उसको डालते रहोगे, वॉइड का साइज उतना ही बढ़ता रहेगा, वॉइड के अंदर वाटर उतना ही ज्यादा आ सकता है, वॉइड के अंदर वाटर उतना ही ज्यादा आ सकता है, उतना ही ज्यादा आ सकता है। बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब क्या है कि वेट ऑफ वाटर उतना ही बढ़ता जाएगा, मतलब कितना भी बढ़ सकता है, जितने बड़े कंटेनर में डालोगे उतना ही ज्यादा वेट ऑफ वाटर बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा वाटर कंटेंट बढ़ेगा। तो कोई किसी तरह की अपर लिमिट नहीं है, दैट विल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द कंटेनर, कि किसमें आप वाटर, किसमें आप सॉइल को डाल रहे हो। जितने बड़े साइज का कंटेनर उतने ज्यादा वॉइड्स, उतना ज्यादा बड़े साइज के वॉइड, उतना ज्यादा वेट ऑफ वाटर, उतना ज्यादा वाटर कंटेंट। देयर इज नो अपर लिमिट, देयर इज नो अपर लिमिट फॉर द वैल्यू ऑफ द वाटर कंटेंट। यहां से हमें समझ में आता है कि वाटर कंटेंट के लिए अगर हम रेंज लिखेंगे ना, तो रेंज आप लिख सकती हो क्या, इट कैन बी ग्रेटर देन 0, और 0 से बड़ी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कोई किसी तरह की अपर लिमिट नहीं है। देयर इज नो अपर लिमिट एंड दिस इज द वैल्यू फॉर द रेंज ऑफ वाटर कंटेंट। बताइए आया नहीं आया समझ में पूरा कॉन्सेप्ट? यहाँ से सारी कहानी क्लियर हुई या नहीं हुई, एक बार कंफर्म करो। यहाँ तक सबको क्लियर है? सो ये सबको पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ गई, एक अपर लिमिट आ चुकी है। आपके पास में क्या आ गया है, अपर लिमिट आ गया फॉर द वैल्यू ऑफ द वाटर कंटेंट। कि भाई अगर आप रेंज देखोगे ना, क्या है इसके लिए रेंज क्या रहेगी, आपके पास रेंज आ चुकी है। भाई रेंज क्या होगी वाटर कंटेंट की वैल्यू की, दिस विल बी द रेंज फॉर द वाटर कंटेंट वैल्यू। ये क्या है आपके पास में वाटर कंटेंट की वैल्यू की रेंज है। सो रेंज क्या है वाटर कंटेंट के लिए, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जरा, सो मैं यहाँ पे फाइनली अगर इसकी रेंज लिखूंगा ना, सो रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी इसकी, रेंज आप सिंपली बोल सकते हो कि रेंज होगी, रेंज रहेगी आपके पास में कितना, अगर आप रेंज लिखोगे तो रेंज क्या होगा, रेंज, रेंज होगा 0 से, रेंज क्या लिखोगे आप, एक सेकंड, रेंज होगी आपके पास में, रेंज वाटर कंटेंट कैन बी ग्रेटर और इक्वल टू 0%। कोई किसी तरह की अपर लिमिट नहीं है, ये इसके लिए रेंज आ गई, ये इसके लिए रेंज आ चुकी है। तो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला आपके पास में आ गया, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला आपके पास में आ चुका है, वाटर कंटेंट का रेंज आपने देख लिया है, दो चीजें आप क्लियरली देख चुके हैं, ठीक है। रेंज देख लिया आपने एंड इसका फॉर्मूला देख लिया। थर्ड कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखो जरा, इससे पहले का जो वो डायग्राम जो मतलब प्रीवियस स्लाइड है, आप मुझे एक बात बताओ, अगर बेसिकली आप जैसे क्लास की ड्यूरेशन कम होती है, तो जो बोर्ड पे मैं बना रहा हूँ आप उसको बाद में नोट कर सकते हैं क्या क्लास के बाद में, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो, या फिर यहीं पे क्लास के बीच में टाइम दो, क्योंकि देखो क्लास थोड़ा सा छोटा रहता है तो उसमें काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है ना। आप उसको बाद में नोट करना क्लास के बाद में, जैसे कि 1-1.5 घंटे का हम क्लास लेते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 2 घंटे लेकर जाएंगे। हाँ रिकॉर्डेड अवेलेबल, हाँ बिल्कुल रिकॉर्डेड अगर अवेलेबल होता है तो आप उसके बाद आप उसको बाद में नोट कर सकते हैं, आपका इनफैक्ट रिवीजन भी हो जाएगा उससे, क्योंकि इससे क्या है आपका थोड़ा सा टाइम सेव होगा, आपका टाइम सेव होगा, कम टाइम में हम ज्यादा कंटेंट कवर कर पाएंगे, इसलिए मैं ऐसा करवा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो स्लाइड आपके पास एज इट इज रहेगी, आप उसको बाद में नोट कर लेना, बाद में नोट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें, ठीक है। चलिए
सो आप उसको बाद में नोट कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं नेक्स्ट आपके पास में आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, अब देखो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हम डिस्कस करेंगे, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ड्राइव कर लेकर आ रहे हैं, उसका ध्यान देना। आपके पास में वाटर कंटेंट क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ द वाटर कंटेंट होता है क्या, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड होता है, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड होता है। क्या मैं इसको यहां से ऐसे लिख सकता हूं क्या, वेट ऑफ सॉलिड तो एज इट इज रहेगा, वेट ऑफ सॉलिड एज इट इज रहेगा। क्या मैं यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ, टोटल वेट माइनस वेट ऑफ सॉलिड लिख सकता हूँ इसको मैं। स्क्रीनशॉट का टाइम दे दीजिएगा सर, बिल्कुल ठीक है, स्क्रीनशॉट का टाइम दे दूंगा, स्क्रीनशॉट का टाइम दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। सर एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप सारी स्लाइड स्क्रीनशॉट लेने के लिए, हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं टाइम दे दूंगा लेक्चर के बाद में, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना उसका, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो ये बताइए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वेट ऑफ वाटर को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, टोटल वेट माइनस वेट ऑफ सॉलिड्स। सॉइल का वेट क्या होता है, टोटल वेट होता है वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड के बराबर। तो हमने क्या लिखा है यहाँ से, वेट ऑफ वाटर को आपने क्या लिख दिया है, टोटल वेट माइनस वेट ऑफ सॉलिड के बराबर लिख दिया। आई थिंक ये स्टेप सबको समझ में आया होगा। अब यहाँ से जस्ट देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, टोटल वेट अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स माइनस 1 आप इसको लिख सकते हो। कैसे, वेट ऑफ सॉलिड से हमने वेट ऑफ सॉलिड को कैंसिल कर दिया, वेट ऑफ सॉलिड से हमने वेट ऑफ सॉलिड को कैंसिल करा, तो यहाँ से क्या बना, टोटल वेट अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स माइनस 1। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा और सॉल्व करो, यहाँ से क्या बन रहा है आपके पास, ये टोटल वेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स माइनस 1 बन रहा है ना। तो यहाँ से इसको आप क्या लिखो, यहाँ से लिखो टोटल वेट अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू 1 प्लस W, और यहां से ऐसे लिखो इसको कि वेट ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू टोटल वेट अपॉन सॉरी टोटल वेट अपॉन टोटल वेट अपॉन 1 प्लस W। ये बन गया आपके पास में, और ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो जरा क्या बना यहाँ से, ये फॉर्मूला आ गया आपके पास में, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके पास। और ये फॉर्मूला है किस चीज का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको क्या बताएगा, ये फॉर्मूला आपको वेट ऑफ सॉलिड कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा कि किसी भी सॉइल मास के अंदर कितना वेट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट है। आप इस फॉर्मूले की हेल्प से ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट कि किसी भी सॉइल मास के अंदर कितना वेट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट है, आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको क्या बता रहा है, ये फॉर्मूला आपको वैल्यू दे रहा है किसकी, ये फॉर्मूला आपको वैल्यू दे रहा है किसके बारे में, वेट ऑफ सॉलिड्स के बारे में, वेट ऑफ सॉलिड्स के बारे में। यानी कि अगर आपको सॉइल का टोटल वेट पता है, अगर आपको सॉइल का टोटल वेट पता है, अगर आपको सॉइल का वाटर कंटेंट पता है, तो उस सॉइल मास के अंदर कितना वेट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट है, आप इस चीज की जानकारी निकाल सकते हो, आप इस चीज की जानकारी निकाल सकते हो अगर आपको ये चीज पता है तो। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर आपको टोटल वेट पता है सॉइल का, आपको उसका वाटर कंटेंट पता है, तो आप उसके अंदर कितना सॉलिड्स का वेट प्रेजेंट है, आप ये चीज आराम से कैलकुलेट कर लोगे विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। यहाँ पे WS क्या है, वेट ऑफ सॉलिड्स है, WT क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द WT, WT है आपके पास में टोटल वेट, ये टोटल वेट है, टोटल वेट ऑफ सॉइल, ये टोटल वेट ऑफ सॉइल है। एंड ये स्मॉल w क्या है, ये है आपके पास में वाटर कंटेंट, ये है वाटर कंटेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास निकल कर आया, यूज करेंगे आगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कहाँ कहाँ पर यूज करोगे, किस किस तरह की प्रॉब्लम में यूज होता है, ये मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा। अभी के लिए जस्ट फॉर्मूले को नोट कर लो, ठीक है। सबको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है इस डेरिवेशन में, बताओ सबको समझ में आई ये चीज की, कोई प्रॉब्लम है इस डेरिवेशन में किसी तरह की, सबको क्लियर है। चलिए सबको क्लियर है, तो जस्ट अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसके लिए मैं बाद में आपको स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दे दूंगा, आप इसको नोट कर लेना आराम से, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है, बाद में स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दे दूंगा मैं, ठीक, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए, बस स्पेस छोड़ दीजिए, आराम से नोट कर लेना इसको बाद में। सो देखो अब नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आगे क्या, ये जैसे वाटर कंटेंट आपने लिखा ना, आपने वाटर कंटेंट लिखा, अभी वाटर कंटेंट आपको मैंने क्या बताया कि भाई वाटर कंटेंट होता है, वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ द वाटर इट इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड होता है, ये होता है आपका वाटर कंटेंट का फॉर्मूला। वाटर कंटेंट को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है आपके पास, वाटर कंटेंट की हेल्प से आप पहले इसका मतलब समझो। वाटर कंटेंट आपको एक्चुअली में बताता क्या है, रिप्रेजेंट्स, ये रिप्रेजेंट करता है, वाटर कंटेंट आपको क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपके सॉइल मास के अंदर कितना वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट है। ये रिप्रेजेंट करेगा आपको क्या कि आपकी सॉइल मास के अंदर कितना वेट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, ये चीज आपको इंडिकेट करता है। कितना वेट ऑफ वाटर आपकी सॉइल में प्रेजेंट है, ये चीज आपको इंडिकेट करता है कौन, वेट ऑफ वाटर।
क्लियर है। अब मुझे वेट ऑफ वाटर इंडिकेट करना है, मुझे वेट ऑफ वाटर इंडिकेट करना है किसी भी सॉइल में, तो वेट ऑफ वाटर इंडिकेट कर सकता हूं मैं किसके रेस्पेक्ट में, सॉलिड्स के रेस्पेक्ट में, सॉलिड्स के रेस्पेक्ट में। आपने वेट ऑफ वाटर को सॉलिड्स के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करा कहां पे, इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में आपने देखा कि आप वेट ऑफ वाटर को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसके टर्म्स में, लेकिन सॉलिड्स के टर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो इन द सिमिलर वे वेट ऑफ वाटर को सॉइल के अंदर रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका हमारे पास होता है, वेट ऑफ वाटर को सॉइल के अंदर रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, एंड दैट विल आल्सो बी कॉल्ड एज अ वाटर कंटेंट। उसको भी क्या बोलेंगे हम, उसको भी वाटर कंटेंट ही बोलेंगे, और वो है क्या, वेट ऑफ वाटर टू द टोटल वेट, दैट इज एक्चुअली द टोटल वेट ऑफ द सॉइल। तो ये भी एक तरीका है सॉइल में वेट ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करने का। बट मैं आपको बताऊं, दो तरीके हैं सॉइल में वाटर कंटेंट को रिप्रेजेंट करने के। एक तरीका तो क्या है, ये वाला तरीका था जिसके बारे में अभी आपने डिस्कशन करा, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ द सॉलिड्स। दूसरा तरीका क्या है, आप लिख सकते हो यहाँ पे, वाटर कंटेंट कैन आल्सो बी रिटन एज द वेट ऑफ वाटर टू द टोटल वेट ऑफ द सॉइल। दोनों तरह से आप लिख सकते हो, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो, दो फॉर्मूले हमारे पास में है, लेकिन सिग्निफिकेंट कौन से वाला है उसके बारे में समझिए। वाटर कंटेंट का मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला बताया क्या, वेट ऑफ वाटर टू द टोटल वेट। आप इसको क्या लिख सकते हो, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये जो फॉर्मूला है आपके पास में, इसी सेम फॉर्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, क्योंकि टोटल वेट किसके बराबर होता है, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स के बराबर होता है। ठीक है, इसके बराबर होता है, ये हमें यहाँ से समझ में आता है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, इन दोनों में से ज्यादा सिग्निफिकेंट कौन सा है, इन दोनों में से ज्यादा सिग्निफिकेंट कौन से वाला है, आप जरा बताओगे कि दोनों में से सिग्निफिकेंट कौन सा है, इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस किसका ज्यादा है, हम दोनों फॉर्मूले में से किसको मोस्ट वाइडली यूज करेंगे, सॉलिड्स, फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट है, एग्जैक्टली। सिग्निफिकेंस जो है हम जो मोस्टली यूज करेंगे, हम कौन से वाला यूज करेंगे, हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, हम कौन से वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड इसी का इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस ज्यादा है। कैसे, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है ये भी आपको क्या बता रहा है, वेट ऑफ वाटर ही बता रहा है, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। ये फॉर्मूला आपका जो वेट ऑफ वाटर बता रहा है ना, वो बता रहा है किसके रेस्पेक्ट में, टोटल वेट के रेस्पेक्ट में। टोटल वेट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड होता है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि इनमें से अगर आप देखो वेट ऑफ सॉलिड में से, आप समझना, वेट ऑफ सॉलिड में से या फिर टोटल वेट में से, वेट ऑफ सॉलिड में से या फिर टोटल वेट में से, आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि वेट ऑफ सॉलिड में से या फिर टोटल वेट में से, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल पैरामीटर कौन सा है, ज्यादा स्टेबल पैरामीटर कौन सा है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो, स्टेबल कौन सा है, सॉलिड्स। अब देखो इसका मतलब समझिएगा, इन दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल पैरामीटर होता है ना, सॉलिड्स आर मोर स्टेबल, सॉलिड्स आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द टोटल वेट ऑफ द सॉइल। ये ज्यादा सॉलिड जो है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू द टोटल वेट ऑफ द सॉइल। उसका मतलब समझो, आप देखो किसी भी सॉइल मास में कुछ दो तीन पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जो आपके एंड तक काम आएंगे। किसी भी सॉइल मास में जो सॉलिड्स होंगे, सॉलिड्स, दे विल बी स्टेबल पैरामीटर, वो क्या रहेंगे, स्टेबल पैरामीटर रहेंगे। किसी भी सॉइल मास में जो सॉलिड्स होंगे, दे विल बी स्टेबल पैरामीटर, दे विल बी स्टेबल पैरामीटर। कैसे, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल उठा रहे हैं, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल उठा रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको आगे तक काम में आएगा, आपको आगे तक ये पॉइंट काम में आएगा। सपोज करो मैंने एक एग्जांपल लिया, सपोज करो मेरे पास में दो क्लास का मैं एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ। एक है मेरे पास क्लास ए प्लस क्लास बी, और क्लास ए है और क्लास बी है, और मैंने क्या करा, इन दोनों क्लासेस को मिक्स करके एक क्लास सी फॉर्म कर दी। क्लियर है, मैंने क्लास ए लिया, मैंने क्लास बी लिया, और मैंने इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके मैंने क्या फॉर्म कर दिया, क्लास सी फॉर्म कर दिया, क्लास सी फॉर्म कर दिया मैंने इन दोनों को ऐड करके। क्लियर है, अब देखो जरा समझो, क्लास ए में क्या था, क्लास ए बेसिकली, ये जो क्लास है ना, यहाँ पे जो मैं क्लास बोल रहा हूँ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका सॉइल मास को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका ये सॉइल मास को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लास ए में कौन कौन होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, प्लस उन स्टूडेंट्स के बीच में कुछ खाली जगह भी तो होगी। भाई कोई एक क्लासरूम होता है, आपने देखा होगा क्लासरूम होता है, क्लासरूम में कौन कौन होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, प्लस उन स्टूडेंट्स के बीच में कुछ खाली स्पेस भी तो होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, वॉइड्स बोलते हो, जिसको आप क्या बोलते हो, वॉइड्स बोलते हो। क्लियर है, तो क्लास ए में स्टूडेंट थे, क्लास ए में स्टूडेंट थे। क्लियर है, लेट अस सपोज स्टूडेंट कितने थे, 10 स्टूडेंट थे क्लास ए में, और कुछ इनके बीच में खाली जगह थी, जो क्या है, एक्चुअल में वॉइड्स है। क्लियर है, अब मैंने क्लास बी की बात करी, क्लास बी में लेट अस सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है
20, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 20 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 20 है। और लेट अस सपोज इसमें भी क्या था, इन स्टूडेंट्स के बीच में कुछ क्या है, वॉइड्स प्रेजेंट है, इनके बीच में कुछ वॉइड्स प्रेजेंट है। अब मैंने क्या करा, इन दोनों क्लासेस को उठाया और इन दोनों क्लासेस को उठाने के बाद क्या कर दिया, इनको मिक्स कर दिया, इनको मैंने मिक्स कर दिया, ये बात आई, क्लियर है, मैंने इनको आपस में मिक्स कर दिया। जब मैंने इनको आपस में मिक्स करा तो मुझे आप ये बताइए कि जो क्लास सी है, इस क्लास सी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, क्लास सी में 30 स्टूडेंट्स हो गए ना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए कितने 30, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 30 स्टूडेंट्स हो गए क्लास सी में। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताओ कि लेट अस सपोज यहाँ पे वॉइड्स कितने थे 10 थे, सपोज यहाँ पर भी वॉइड्स कितने थे 10 ही थे। मुझे ये बताओ कि वॉइड्स कितने होंगे, वॉइड्स कितने होंगे, वॉइड्स के बारे में बताओ। सॉलिड तो आपने बताया बिल्कुल, स्टूडेंट्स कितने होंगे आपने बताया 10 + 20 30 स्टूडेंट्स होंगे, बट मुझे वॉइड्स के बारे में बताओ, वॉइड्स कितने होंगे। 20 + क्लास थर्ड वॉइड्स, 20 + क्लास थर्ड वॉइड, वॉइड कम होंगे, वॉइड कम होंगे, वॉइड कम होंगे, वॉइड कम होंगे। आप कमेंट नहीं कर सकते, आप नहीं बता सकते कि वॉइड कम होंगे या ज्यादा होंगे, आप नहीं बता पाओगे कि वॉइड 20 से ज्यादा हो जाएंगे या फिर 20 से कम हो जाएंगे। देखो एक्चुअल तो अगर जब इनको आप ऐड करोगे ना, ऐड कर कर आना कितना चाहिए था 20 आना चाहिए था, ऐड कर कर आना कितना चाहिए था 20 आना चाहिए था, बट ये कंडीशन नेसेसरी नहीं है कि इन दोनों को ऐड करने के बाद कितने वॉइड्स हो जाएं, इन दोनों को ऐड करने के बाद 20 वॉइड्स हो जाएं, ऐसा नेसेसरी नहीं है। 20 से कम भी हो सकता है, 20 से ज्यादा भी हो सकता है, 20 से कम भी हो सकता है, 20 से ज्यादा भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है आपके पास, दोनों पॉसिबिलिटी आपके पास में। लेकिन अब मैं इसको समझा रहा हूँ कि कैसे पॉसिबिलिटी है दोनों। लेकिन आप मुझे पहले तो ये बताओ, जब क्लास ए प्लस क्लास बी को आपने उठाया, मिक्स करा, क्लास सी बना दी, स्टूडेंट्स जो है क्या उन स्टूडेंट्स के नंबर में चेंज आया क्या कोई, क्या उन स्टूडेंट्स के नंबर में तो कोई चेंज नहीं आने वाला। आपने ऐसा अपने कॉलेजेस में ऑब्जर्व करा होगा, कई बार क्या होता है, आपका क्लासरूम है, आपका क्लासरूम है, सपोज आपके क्लासरूम में 10 स्टूडेंट थे, आपके बराबर वाली क्लास में 20 स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने आप दोनों क्लासेस को उठाया और लेके कहाँ पे चले गए, ऑडिटोरियम में लेके चले गए। आप समझ रहे मेरे एग्जांपल को, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। आपकी क्लास को उठाया, दूसरे वाली क्लास को उठाया और उठाकर दोनों को कहाँ पे लेके चले गए, ऑडिटोरियम में लेके चले गए। ऑडिटोरियम का जो साइज होता है वो एज कम्पेयर टू द क्लासरूम बहुत बहुत बड़ा होता है, वो डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द क्लास। यस बिल्कुल करेक्ट, ये बिल्कुल सही पॉइंट है, वो डिपेंड करेगा क्लास ऑफ सी पे। जैसे सपोज मैंने ए क्लास को उठाया, मैंने बी क्लास को उठाया, उन दोनों में सॉलिड्स कितने कितने थे, 10 सॉलिड इधर थे, 10 स्टूडेंट इधर थे, 20 स्टूडेंट इधर थे, 30 स्टूडेंट हो गए टोटल। मैं उनको लेके चला गया कहाँ पे, ऑडिटोरियम में। तो मुझे ये बताओ, यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो सॉइल के सॉलिड्स के जैसे बिहेव कर रहा है। मुझे आप ये बताइए कि जब आप उनको ऑडिटोरियम में लेके गए दोनों क्लास के स्टूडेंट्स को, तो क्या स्टूडेंट के नंबर चेंज हो जाएंगे क्या, क्या स्टूडेंट्स के नंबर चेंज होंगे क्या। नो सर, स्टूडेंट के नंबर चेंज नहीं होंगे, स्टूडेंट के नंबर चेंज नहीं होंगे। इसका बोलने का मतलब ये है, मैंने आपको बताया स्टूडेंट किसके जैसे बिहेव कर रहे हैं, स्टूडेंट बिहेव कर रहे हैं आपके सॉलिड्स के जैसे। इसका मतलब ये है कि अगर आप सॉइल को उठाओगे, उसको मिक्स करो, कुछ भी करो, उसमें सॉलिड चेंज नहीं होगा, उसमें सॉलिड चेंज नहीं होगा। कब तक चेंज नहीं होगा, जब तक चेंज नहीं होगा, जब तक आप उसमें एडिशनली कुछ बाहर से डाल ना दो या कुछ उसमें से बाहर से निकाल ना लो, तब तक उसमें से चेंज नहीं होगा। तो क्या हुआ यहाँ पे, सॉलिड जो है ना, सॉलिड एज इट इज यहाँ पे 30 ही रहेंगे, द क्वांटिटी ऑफ द सॉलिड विल बी सेम, द क्वांटिटी ऑफ द सॉलिड विल बी सेम। बट यही सेम कमेंट आप वॉइड्स के ऊपर नहीं कर सकते कि मिक्स करने के बाद वॉइड्स भी सेम रहेंगे। वॉइड्स अनस्टेबल पैरामीटर है, वॉइड अनस्टेबल पैरामीटर है, सॉलिड्स क्या है, सॉलिड्स आर स्टेबल पैरामीटर, बट वॉइड्स आर अनस्टेबल पैरामीटर। अनस्टेबल कैसे हैं, एक्चुअल में तो ऐड करने के बाद कितना होना चाहिए था 20 होना चाहिए था, लेकिन 20 नहीं हुआ। क्यों, सपोज करो कि वो जो 30 स्टूडेंट लेकर गए ना आप ऑडिटोरियम में, ऑडिटोरियम का साइज बहुत बड़ा था, 30 स्टूडेंट्स बहुत दूर दूर बैठ गए, 30 स्टूडेंट बहुत दूर दूर बैठ गए, 30 स्टूडेंट अगर बहुत दूर दूर बैठे, उनके बीच में बहुत ज्यादा गैप क्रिएट हो गया, गैप क्रिएट होने से वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो 20 होनी चाहिए थी वो 20 से बहुत ज्यादा बढ़ गई। सो ज्यादा हो गई, यहाँ पे ज्यादा हो गई ना, वॉइड क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब दूसरा केस, लेट अस सपोज अगर बाई चांस आपने उन्हीं स्टूडेंट को ऑडिटोरियम में ना ले जाकर, उन्हीं स्टूडेंट्स को ऑडिटोरियम में ना ले जाकर एक क्लास में से लेकर आए और दूसरी क्लास में बिठा दिया सारे के सारे स्टूडेंट्स को एक साथ, तो क्लासरूम का साइज छोटा है। जब आप उस एक क्लासरूम में अब 2 क्लासरूम के बच्चे बिठाओगे तो सॉलिड स्टूडेंट्स तो सेम रहेंगे, लेकिन वॉइड्स क्या हो जाएंगे, वॉइड्स आपके बहुत बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि उन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा पास पास होकर बैठना पड़ेगा। वॉइड बहुत कम हो गए, उनके बीच का गैप बहुत कम हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होगा, वॉइड का बहुत कम हो जाएगा। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि वॉइड्स जो होते हैं ना, वॉइड से एक अनस्टेबल पैरामीटर होता है, लेकिन जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या होता है, स्टेबल पैरामीटर होता है। वॉइड्स अनस्टेबल है,
सॉलिड्स क्या है, स्टेबल पैरामीटर है। तो इसीलिए आपको यहाँ से ये समझ में आया होगा कि जो सॉलिड्स होता है ना, सॉलिड्स ये क्या होते हैं, एक स्टेबल पैरामीटर होते हैं। सॉलिड्स आर स्टेबल पैरामीटर। वहीं पे जो वॉइड्स हैं, जो वॉइड्स हैं वो क्या होता है, वो होता है अनस्टेबल पैरामीटर। ये चेंज कर सकता है, ये क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। सॉलिड चेंज नहीं करेगा, सॉलिड चेंज नहीं करेगा, सॉलिड चेंज नहीं करेगा। सॉलिड कब चेंज कर सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो सॉलिड्स स्टेबल पैरामीटर होते हैं, यानी कि जो यहाँ पे आपका वाटर कंटेंट, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ना, ये वाटर कंटेंट आपको बता रहा है किसके रेस्पेक्ट में, एक ऐसे पैरामीटर के रेस्पेक्ट में जो कि स्टेबल है, जो कि स्टेबल है। लेकिन ये जो डब्ल्यू डैश है, ये डब्ल्यू डैश आपको वाटर कंटेंट बता रहा है किसके रेस्पेक्ट में, एक ऐसे पैरामीटर के रेस्पेक्ट में जो कि अनस्टेबल है। ये अनस्टेबल कैसे हुआ, ये अनस्टेबल ऐसे हुआ क्योंकि यहाँ पे वेट ऑफ वाटर आ रहा है। अब वेट ऑफ वाटर क्या है, अनस्टेबल है। कैसे, आप वॉइड का साइज कम कर दो, आप वॉइड का साइज बढ़ा दो, वाटर का वेट चेंज कर सकता है, वाटर का वेट चेंज कर सकता है। ये आपने जस्ट प्रीवियस एग्जांपल में देखा था अभी, जब हमने रेंज के बारे में देखा था, वहां पे आपने चीज समझी थी। तो ज्यादा सिग्निफिकेंस कौन से फॉर्मूले का रहेगा, आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि सिग्निफिकेंस कौन से फॉर्मूले का रहेगा। इस ऊपर वाले फॉर्मूले का ज्यादा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये वेट ऑफ वाटर बता रहा है आपको एक ज्यादा स्टेबल पैरामीटर के रेस्पेक्ट में। ये जो डब्ल्यू डैश है, ये एक आपको कम स्टेबल पैरामीटर के रेस्पेक्ट में वैल्यू बता रहा है। तो इसका सिग्निफिकेंस कम निकल के आता है, इसका सिग्निफिकेंस ज्यादा है। यहाँ तक कि जितनी भी चीजें मैंने डिस्कस करी, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो जरा, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो बताइए। सो यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक जो है सबको क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। एक नोट पॉइंट लिखिए जरा, ये जो यहाँ पे स्क्रीन पे लिख रहा है, इसको बाद में लिख लेना, इसको बाद में लिख लेना आप। अभी एक नोट लिख लो जरा, एक नोट पॉइंट लिखो, एक नोट पॉइंट लिखो, एक नोट लिखो, लिखो, नोट करके लिखना, सॉलिड्स आर कंपैरेटिवली, सॉलिड्स आर कंपैरेटिवली, सॉलिड्स आर कंपैरेटिवली more stable parameter, solids are comparatively more stable parameter, solids are comparatively more stable parameter than total weight of soil, than total weight of soil, than total weight of soil. Hence engineering significance of, hence engineering significance of, engineering significance of small w, hence engineering significance of small w, engineering significance of small w, ये small w है, engineering significance of small w, engineering significance of small w is more than, is more than, engineering significance of small w is more than w dash, is more than w dash, engineering significance of w is more than w dash, is more than w dash, w dash से ज्यादा निकल कर आता है, w dash से ज्यादा निकल कर आएगा, w dash से ज्यादा निकल कर आएगा, इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस ज्यादा आएगा किसी w dash से निकल के। बोलो क्लियर हुआ क्या, सबको ये चीज क्लियर है, जो भी पॉइंट बताया कि इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस ऑफ द w विल बी मोर एज कंपेयर टू w डैश, ये पॉइंट सभी को क्लियर आया समझ में कैसे। चलो अब जस्ट इसमें एक लास्ट पॉइंट और देख लीजिए आप, इसी में एक और पॉइंट देखो, उसके बाद फिर वाटर कंटेंट वाला पैरामीटर आपका ओवर हो जाएगा। देखो जरा क्या है, मैंने आपको बोला कि भाई डब्ल्यू डैश क्या होता है, डब्ल्यू डैश होता है आपका वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल वेट होता है। इसकी वैल्यू की रेंज बता दीजिए, इसकी वैल्यू की रेंज बता दीजिए, इस पैरामीटर की वैल्यू। पहले तो ये बताओ क्या इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है क्या, क्या, अच्छा इसको डब्ल्यू डैश लिखेंगे ना, ये डब्ल्यू डैश है, क्या डब्ल्यू डैश की वैल्यू जीरो हो सकती है, कैन इट बी जीरो, जीरो हो सकती है क्या, कब होगी जीरो, कंडीशन बताओ, जीरो कब होगी, जीरो हो सकती है, कब होगी जीरो, यस ड्राई कंडीशन में, इन ड्राई कंडीशन इट कैन बी, ड्राई कंडीशन में जीरो हो सकती है, जीरो हो सकती है ड्राई कंडीशन, जीरो हो सकती है ड्राई कंडीशन में जीरो हो सकती है। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताओ कि क्या इसकी वैल्यू, क्या डब्ल्यू डैश की वैल्यू इक्वल टू वन हो सकती है क्या,
क्या डब्ल्यू डैश की वैल्यू इक्वल टू 1 हो सकती है? क्या यस बिल्कुल, डब्ल्यू डैश की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी, बिल्कुल क्लियर बात है, सही। डब्ल्यू डैश की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी। 1 के बराबर क्यों नहीं होगी? डब्ल्यू डैश की वैल्यू 1 के बराबर इसलिए नहीं होगी क्योंकि 1 के बराबर होने का मतलब क्या है? 1 के बराबर होने का मतलब ये है, 1 के बराबर होने का मतलब ये है कि आपका जो वेट ऑफ वाटर है ना, दैट विल नेवर बी इक्वल टू द टोटल वेट ऑफ द सॉइल। वो कभी भी टोटल वेट के बराबर नहीं होगा। अगर वेट ऑफ वाटर टोटल वेट के बराबर हो गया ना, अगर वेट ऑफ वाटर टोटल वेट के बराबर हो गया, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि टोटल वेट किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स होता है। इसका मतलब ये है, अगर वेट ऑफ वाटर टोटल वेट के बराबर हो गया, इसका मतलब ये है सॉलिड्स का वेट 0 है। सॉलिड होने का मतलब ये है 0 कि सॉलिड उसमें नहीं है, और सॉलिड ना होने का मतलब है कि वो आपकी सॉइल नहीं है। आपको क्लियर कट बताया था कि कोई भी सॉइल में हमेशा सॉलिड एंड वॉइड आपको देखने को मिलेंगे। अगर सॉलिड गया या वॉइड गया तो आप उसको सॉइल नहीं बोलोगे, आप उसको सॉइल नहीं बोल सकते। क्लियर है? तो यहां तक आपको समझ में आया कि भाई क्या रहेगी कंडीशन? ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है कि ये 1 के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन 0 हो सकता है। अब ये भी तो बताओ कि क्या ये डब्ल्यू डैश की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है क्या? कैन इट बी मोर देन 1? कैन इट बी मोर देन 1? ओके, यस, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, बिल्कुल 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है वैल्यू। दिस वैल्यू कैन नॉट बी मोर देन 1। तो अगर मैं इसके लिए एक मैं रेंज लिखूंगा ना, तो डब्ल्यू डैश जो है, डब्ल्यू डैश की आपके पास में रेंज कितनी निकल कर आ रही है? डब्ल्यू डैश की वैल्यू विल बी लेस देन 1, 1 से कम होगी, लेकिन 0 इसके बराबर हो सकते हैं। इधर इक्वलिटी आ जाएगी, ये वैल्यू निकल कर आ गई आपके पास में, दिस इज द रेंज। तो ये क्या है आपके पास में? ये है आपके पास में रेंज इसकी वैल्यू की। तो ये रेंज आ गई इसकी वैल्यू के लिए, दिस इज द रेंज। ये रेंज आ गई कि वैल्यू कहाँ तक लाई करेगी? डब्ल्यू डैश 0 के बराबर हो सकता है, 0 से 1 के बीच में हो सकता है, लेकिन कभी 1 के बराबर नहीं होगा। 1 के बराबर अगर नहीं होगा तो यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगा रखी है, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगाई है। आई थिंक ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ होगा। तो आपको क्लियर है कि डब्ल्यू डैश क्या है, डब्ल्यू क्या है, वाटर कंटेंट क्या है, सिग्निफिकेंस कौन सा है? सॉलिड वाले का ज्यादा सिग्निफिकेंस है। वेट ऑफ सॉलिड के रिस्पेक्ट में जो वाटर कंटेंट होता है उसका सिग्निफिकेंस ज्यादा है। तो आगे से जब भी आप वाटर कंटेंट की बात करोगे, हम हमेशा डब्ल्यू को ही यूज करेंगे, वेट ऑफ सॉलिड के रिस्पेक्ट में ही बताएंगे, टोटल वेट के रिस्पेक्ट में बात नहीं करते हैं। ठीक है, टोटल वेट के रिस्पेक्ट में बात नहीं करेंगे क्योंकि सिग्निफिकेंस ही नहीं है उसका। क्लियर है? तो यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत हो तो किसी तरह की? आपका एक पैरामीटर जाकर खत्म हुआ है अभी, वाटर कंटेंट। तो एक पैरामीटर आपका ओवर हो चुका है वाटर कंटेंट वाला। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। अच्छा ये बताओ, वाटर कंटेंट की रेंज कितनी होगी? सॉलिड वाले की मैं पूछ रहा हूँ, जो सॉलिड के रेस्पेक्ट में होता है उसकी रेंज कितनी होगी? सॉलिड वाले के रेस्पेक्ट में जो होता है उसकी रेंज क्या होती है? रेंज सॉलिड वाले की रेंज क्या होती है? 0 टू इन्फिनिटी, यस। 0 के इक्वल हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिल्कुल करेक्ट। 0 से बड़ी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कोई किस तरह की अपर लिमिट नहीं है। देयर इज नो अपर लिमिट, इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर, इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर, बिल्कुल करेक्ट। तो 0 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, कोई किस तरह की अपर लिमिट नहीं है। देयर इज नो अपर लिमिट, देयर इज नो अपर लिमिट। 0 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है, 0 के बराबर भी हो सकता है। सभी को ये पॉइंट क्लियरली समझ में आया होगा। सो ये पॉइंट सबको क्लियर है। अब जस्ट मैं लास्ट में एक रिलेशन डराइव कर रहा हूँ आपके लिए। और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो, फॉर्मुले आपके जो न्यूमेरिकल टॉपिक है उनकी तरफ मूव करते जा रहे हो। कुछ थ्योरी भी आएंगी बीच में जो मैं डिस्कस कर लूंगा आपसे खुद से खुद। अब धीरे धीरे आप किसकी तरफ मूव करते जा रहे हो? धीरे धीरे मैथमेटिकल पार्ट की तरफ मूव करते जा रहे हो। डेरिवेशंस आनी शुरू हो जाएंगी, आपकी फॉर्मुले आने शुरू हो जाएंगे। तो हर चीज को दिमाग, अब हर चीज को अपना दिमाग में रखते चलना कि किस किस तरह से चीजें बताई जा रही है। एक रिलेशन देख रहे हैं हम, एक रिलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, रिलेशन रिलेशन बिटवीन W एंड W डैश, इसके बीच में एक रिलेशन देख रहे हैं। ठीक है, इसके बीच में एक रिलेशन देखेंगे, देखिएगा जरा। W डैश क्या होता है आपका? W डैश होता है आपका, दैट इज वेट ऑफ वाटर टू द, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर टू द टोटल वेट, इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर टू द टोटल वेट के बराबर होता है। मैं यहां से क्या लिख रहा हूँ ना, इसको मैं यहां से इसको लिख रहा हूँ वेट ऑफ वाटर, मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ से वेट ऑफ वाटर टू द टोटल वेट। टोटल वेट को आप क्या लिख सकते हो? वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, आप इसको लिख सकते हो। यू कैन राइट इट एज वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, आप इसको लिख सकते हो। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ ना, मैंने
कॉमन लिया डिनोमिनेटर से किसको, मैंने वेट ऑफ वाटर को यहाँ से कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वेट ऑफ वाटर बचेगा ना। इससे इसको कट कर सकते हो आप, इससे इसको कट कर सकते हो, ये किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू डब्ल्यू डैश। सो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, डब्ल्यू डैश किसके बराबर आएगा, 1 1 प्लस, ये मुझे बताओ, ये वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ वाटर क्या बन रहा है, ये क्या टर्म बन रहा है आपका, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ वाटर क्या बन रहा है, ये वाला टर्म 1 अपॉन डब्ल्यू। यस करेक्ट। ये किसके बराबर है, 1/W के बराबर है, यानी कि ये किसके बराबर बनेगा, दैट इज इक्वल्स टू दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डब्ल्यू। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे, अगर आप इसको यहाँ से सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके क्या आएगा, डब्ल्यू अपॉन अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। सो यहाँ से रिलेशन आपको क्या मिला, आपको रिलेशन यहाँ से मिल गया कि डब्ल्यू डैश इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, ये रिलेशन आ गया आपके पास में, डब्ल्यू डैश अपॉन 1 प्लस, हाँ सॉरी, डब्ल्यू डैश इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। और आपको ऑलरेडी पता है कि डब्ल्यू डैश क्या है, ये टोटल वाले के रेस्पेक्ट में है वाटर कंटेंट, और ये डब्ल्यू क्या है, ये सोल्ड वाले के रेस्पेक्ट में। और सिग्निफिकेंस किसका ज्यादा है, सिग्निफिकेंस इस वाले टर्म का ज्यादा है, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, इस वाले टर्म का सिग्निफिकेंस ज्यादा है, इसका सिग्निफिकेंस ज्यादा है। तो ये रिलेशन आपके पास में आ जाता है यहाँ से फाइनल, ठीक है, एक ये रिलेशन आएगा आपके पास में इन दोनों के बीच में, कि अगर सपोज आपको बाई चांस कहीं पे डब्ल्यू डैश दे रखा है तो यू कैन इजीली कन्वर्ट दैट इन द टर्म ऑफ द डब्ल्यू, आप उसको इजीली डब्ल्यू के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब अगर आपका ये एक जो पैरामीटर है वाटर कंटेंट वाला, ये ओवर हुआ है, ये एक पैरामीटर अभी आपका ओवर हुआ है वाटर कंटेंट। जैसे बहुत सारे टर्म रहेंगे इस तरह के, नंबर ऑफ टर्म्स आपको डिस्कस करने हैं रिलेटेड टू द सॉइल, बहुत सारे टर्म आपको डिस्कस करने हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी अभी आपकी जस्ट डिस्कस करिए। बताइए, क्लियर है यहाँ तक का वाटर कंटेंट में? कोई किस तरह का डाउट, कोई किस तरह की दिक्कत हो तो पूछो, फिर आगे डिस्कस करेंगे। ओके, क्लियर है। एक लास्ट में पॉइंट लिख लो, ये देखो मैथमेटिकल जो पार्ट यहाँ पर स्क्रीन पे शो कर रखा है, आप इसको नोट कर लेना, उसके लिए पेजेस छोड़ देना बीच में, डेरिवेशन वगैरह के लिए जस्ट उसको आप नोट कर लेना। बीच में एक पॉइंट और लिख लीजिए वाटर कंटेंट में, एक और पॉइंट लिखो वाटर कंटेंट में, वाटर कंटेंट रिप्रेजेंट्स, क्या लिखोगे, वाटर कंटेंट रिप्रेजेंट्स, देखो वाटर कंटेंट रिप्रेजेंट्स द वेट ऑफ वाटर, water content represents the weight of water, water content represents the weight of water, represents the weight of water present, water content represents the weight of water present in a soil mass, the weight of water present in a soil mass। बताओ लिख लिया सबने, represents the weight of water present in a soil mass। water content represents the weight of water present in a soil mass, बताइए लिख लिया सबने, ओके। तो ये फर्स्ट पैरामीटर आपका यहाँ पे ओवर होता है, ठीक है, फर्स्ट पैरामीटर जिसके बारे में भी बात करी। अब नेक्स्ट पैरामीटर आएगा आपके पास, ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या बता रहा है आपको, रेंज क्या रहेगी, फॉर्मूले क्या है, रिलेशंस क्या है, ऑल द थिंग्स वी हैव डिस्कस, सारी की सारी चीजें आपने क्या कर ली है, डिस्कस कर ली है। तो सेकंड पैरामीटर अब आपके पास में जो आता है ना, सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है, द सेकंड ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी व्हाट, सेकंड प्रॉपर्टी रहेगी आपके पास में वॉइड रेशो, वॉइड रेशो। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम कैसे, स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करेंगे, वॉइड रेशो रिप्रेजेंट करेंगे विद द स्मॉल ई लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, स्मॉल ई से, स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ई, क्लियर। तो इसमें भी आपको क्या देखना है, आपको वही सारी की सारी चीजें डिस्कस करनी है कि भाई फॉर्मूला क्या है आपका, रेंज क्या रहेगी, सिग्निफिकेंस क्या है, वो सारे के सारे पॉइंट आप यहाँ पे डिस्कस करोगे। मैं आपको इसका फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, फॉर्मूला बताते ही आपको इसमें सारी की सारी चीजें खुद से खुद पता लग जाएंगी। देखो वॉइड रेशो जो होता है ना,
वॉइड रेशियो होता है बेसिकली, इसका अगर फॉर्मूला लिखोगे आप, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है। फॉर्मूला क्या होता है वॉइड रेशियो? E will be equal to the volume of the voids to the volume of the solids. It is actually the ratio of the volume of the voids to the volume of the solids present in a soil mass. तो ये किसका रेशियो है? ये रेशियो है voids वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ द void का टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स का, टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स का, इसका रेशियो होता है। क्लियर है? तो रेशियो होता है किसका? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स का। रेशियो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स का। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हुआ जस्ट, ये तो जस्ट फॉर्मूला था कि भाई फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज कॉल्ड एज द वॉइड रेशियो। अब नेक्स्ट आते हैं हम किसके ऊपर, इसका सिग्निफिकेंस डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। मैं आपसे इसका सिग्निफिकेंस पूछना चाहता हूँ। आप मुझे ये बताओ कि वॉइड रेशियो, सपोज मैं आपसे केस कंसिडर कर रहा हूँ कि अगर वॉइड रेशियो इंक्रीज कर रहा है, आप मुझे बताते चलना खुद से खुद, आप सारी की सारी चीजें खुद बताओगे। वॉइड रेशियो इंक्रीज कब करेगा? आप मुझे ये बताओ वॉइड रेशियो इंक्रीज कब करेगा? फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देखकर बताओ वॉइड रेशियो इंक्रीज कब करेगा। वॉइड रेशियो इंक्रीज कब करेगा? सॉलिड लेस होंगे जब, वॉइड्स इंक्रीज, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इंक्रीज, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इंक्रीज, बिल्कुल। लेस सॉलिड पार्टिकल्स, लेस सॉलिड पार्टिकल्स, कुछ बोल रहे हैं कि हाँ बिल्कुल, बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड। जस्ट सिंपल फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूले में आपको क्या समझ में आ रहा है कि वॉइड रेशियो बढ़ने का मतलब क्या है ना, कि आपका न्यूमरेटर बढ़ रहा है। आपका न्यूमरेटर बढ़ने का मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम ऑफ वॉइड इंक्रीज करेगा, फिर आप ये बोल सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इंक्रीज करेगा, दोनों चीजें ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अब मुझे ये बताओ कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड बढ़ने का मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बढ़ रहा है, आपने बोला वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ वॉइड बढ़ रहा है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बढ़ने का मतलब क्या है बताइए जरा। वॉल्यूम ऑफ वॉइड बढ़ने का मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड बढ़ने का मतलब क्या है? वॉइड होते क्या है? सैचुरेशन, सैचुरेशन इंक्रीज हो रहा है। सैचुरेशन कहाँ से आ रहा है यहाँ पे? दूर दूर हो रहा है, सिंपल। सैचुरेशन तो आया ही नहीं कहीं भी, सैचुरेशन का तो कुछ मतलब बात ही नहीं हो रही है सैचुरेशन की तो। ठीक है, सिंपल क्या मतलब है? सिंपल ये मीनिंग है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड बढ़ने का मतलब क्या है कि आपका गैप बढ़ रहा है। आपका क्या हो रहा है? गैप बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि गैप क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। गैप इंक्रीज कर रहा है किसके बीच का? गैप बिटवीन सॉलिड्स। गैप बिटवीन सॉलिड्स जो था ना, वो इंक्रीज कर रहा है। सॉलिड के बीच का गैप बढ़ने का मतलब क्या होता है? सॉलिड के बीच में गैप ज्यादा है। सॉलिड के बीच में गैप ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? कौन सी स्टेट में आपकी सॉइल है? आपकी सॉइल कौन सी स्टेट में है? सॉइल कौन सी कंडीशन में है? बोलो। गैप ज्यादा है सॉलिड्स के बीच में, सॉइल कौन सी कंडीशन में है? लूज कंडीशन में है, बिल्कुल। सॉइल कौन सी कंडीशन में है? सॉइल इज प्रेजेंट इन द लूज कंडीशन। तो ये यहाँ से समझ में आता है, ये यहाँ से इसका सिग्निफिकेंस समझ में आया। तो आपने वॉइड रेशियो का सिग्निफिकेंस देखा कि भाई वॉइड रेशियो आपको बता क्या रहा है, ये मीनिंग आता है। तो वॉइड रेशियो बढ़ने का मतलब है वॉल्यूम ऑफ वॉइड बढ़ा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कम हुआ, गैप बिटवीन पार्टिकल ज्यादा हुआ, लूजनेस क्या हो गई? बढ़ गई। सिमिलरली ई डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कम होगा, गैप क्या होगा? कम होगा। गैप कम होने का मतलब क्या है? डेंसनेस। डेंसनेस क्या करेगी? डेंसनेस विल इंक्रीज, डेंसनेस विल इंक्रीज, एंड दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वॉइड रेशियो। देखो कितनी खूबसूरत चीज है, आ रही है समझ में? गैप विल इंक्रीज। बताइए आया क्या सबको समझ? आया समझ में कि क्या मीनिंग है, क्या सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस क्या है वॉइड रेशियो का, क्या बता रहा है आपको? आपको रिप्रेजेंट करेगा, वॉइड रेशियो रिप्रेजेंट द लूजनेस एंड द डेंसनेस ऑफ अ सॉइल मास। वॉइड रेशियो विल रिप्रेजेंट द लूजनेस एंड द डेंसनेस ऑफ अ सॉइल मास। वॉइड रेशियो बढ़ता है मतलब लूजनेस बढ़ रही है सॉइल की। वॉइड रेशियो कम हो रहा है मतलब सॉइल की क्या हो रही है? डेंसनेस बढ़ रही है सॉइल की। वॉइड रेशियो कम, डेंसनेस ज्यादा। वॉइड रेशियो ज्यादा, लूजनेस ज्यादा। डेंसनेस कम, डेंसनेस कम। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है नहीं है? अब मैं कुछ बेसिक पॉइंट आपसे पूछूंगा, इन्हीं चीजों के बेसिस पे आप मुझे कुछ पॉइंट बताना। सपोज करो कि मैंने आपसे ये बोला, मैं एक एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ कि आपकी सॉइल लूज कंडीशन में है। मैंने आपसे जस्ट एक एग्जांपल लिया कि आपकी सॉइल किस कंडीशन में? लूज कंडीशन में है। आपने बताया सर लूज कंडीशन में होने का मतलब क्या है कि पार्टिकल के बीच में गैप ज्यादा होगा। पार्टिकल के बीच में क्या होगा? गैप ज्यादा होगा। मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताते चलना
आपसे मैंने पूछा कि वॉइड रेशो ज्यादा है, पार्टिकल के बीच में गैप ज्यादा है, सॉइल कैसी है, लूज कंडीशन में है, पार्टिकल के बीच में गैप ज्यादा है। अगर पार्टिकल के बीच में गैप ज्यादा है तो सॉलिड टू सॉलिड कॉन्टेक्ट बताइए, ज्यादा होगा कम होगा? सॉलिड टू सॉलिड कॉन्टेक्ट ज्यादा होगा कम होगा? कम होगा। सॉलिड टू सॉलिड कॉन्टेक्ट ज्यादा होगा कम होगा? बिल्कुल कम होगा, बिल्कुल सही बात है, सॉलिड टू सॉलिड कॉन्टेक्ट कम होगा। ठीक है, सॉलिड टू सॉलिड कॉन्टेक्ट कम होगा। दूसरा बताओ। सॉलिड टू सॉलिड कॉन्टेक्ट अगर कम है तो लोड ट्रांसफर आप ज्यादा करवा पाओगे कम करवा पाओगे? लोड ट्रांसफर आप ज्यादा करवा पाओगे सॉइल में या कम करवा पाओगे? लोड ट्रांसफर कम करवा पाओगे ज्यादा करवा पाओगे? बोलो। सॉलिड टू सॉलिड कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है, लोड ट्रांसफर ज्यादा करवा पाओगे कम करवा पाओगे? कम करवा पाओगे। लोड क्यों ट्रांसफर कम करवा पाओगे? लोड कम इसलिए करवा पाओगे ट्रांसफर, अभी मैं आपको यहाँ पे जस्ट दिखा रहा हूँ बनाकर, देखो जरा। देखो ई बड़ा, लूजनेस क्या होगी? लूजनेस बढ़ेगी गैप बिटवीन सॉलिड बढ़ेगा, गैप बिटवीन सॉलिड बढ़ेगा, गैप बिटवीन सॉलिड बढ़ेगा, लोड ट्रांसफर लोड ट्रांसफर लोड ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। लोड ट्रांसफर प्रॉपर नहीं हो पाएगा, कम होगा। क्यों कम होगा? लोड कैसे ट्रांसफर होता है? लोड ट्रांसफर होता है पार्टिकल टू पार्टिकल कांटेक्ट से। लोड कैसे ट्रांसफर होता है? लोड ट्रांसफर होता है पार्टिकल टू पार्टिकल कांटेक्ट से। जहां पे दो पार्टिकल के बीच में कांटेक्ट होता है वहीं पे लोड ट्रांसफर होगा। अगर आप पार्टिकल के बीच में कांटेक्ट नहीं रखोगे तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे लोड ट्रांसफर नहीं करवा पाएगा। लोड ट्रांसफर नहीं करवा पाएगा। जैसे एक ये केस है, ये वाला केस है, दूसरा केस कौन सा है? एक पार्टिकल यहाँ यहाँ पर है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है, तीसरा पार्टिकल यहाँ पर है। करो अप्लाई लोड, इस पे लोड अप्लाई करो, इस पे लोड अप्लाई करो। क्या इसमें करा लोगे? क्या लोड ट्रांसफर? क्या यहाँ पे लोड ट्रांसफर करा दोगे आप? इस पार्टिकल से इस पार्टिकल पे करवा करा दोगे क्या लोड ट्रांसफर? या इससे इस पार्टिकल पे करा दोगे क्या लोड ट्रांसफर? नहीं करवा पाओगे? नहीं करवा पाओगे। लेकिन यहाँ पे इससे इस पे जाएगा, इससे इस पे जाएगा, इससे इस पे जाएगा, नीचे जो भी होंगे ना सब पे चला जाएगा। बोलो आया नहीं आया समझ में? बताओ आया क्या समझ? समझ में आया नहीं आया? नेक्स्ट नेक्स्ट, ये भी तो बताओ, ये भी तो बताओ। आपने बताया कि सर ई बढ़ा, लूजनेस बढ़ी, गैप बिटवीन सॉलिड्स बढ़ा, लोड ट्रांसफर कम हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सर सर मुझे ये बताओ, मैं आपको मुझे क्या करना है? पास करना है सॉइल के अंदर से, मुझे सॉइल के अंदर से पास करना है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सर मुझे सॉइल के अंदर से पास करना है, मेरे लिए कौन से केस में सॉइल के अंदर से पास करना ज्यादा आसान रहेगा? केस 1 में या केस 2 में? कौन से केस में मैं ज्यादा इजिली पास कर पाऊंगा सॉइल के अंदर से, बताओ। केस 1 में ज्यादा इजिली पास करेंगे स्मिता? केस 2 में पास करेंगे ना। आपको क्या करना था? इसके अंदर से पास करना था। आपको इसके अंदर से निकल के बाहर जाना था। आपको इसके अंदर से निकल के क्या करना है? बाहर जाना है। तो किसमें से बाहर जा पाओगे आप इजिली? इसमें से आप ज्यादा इजिली बाहर निकल के जा पाओगे ना। इसमें से आप ज्यादा इजिली बाहर निकल कर जा पाओगे, इसमें से ज्यादा इजिली बाहर निकल कर जा पाओगे। क्यों? वॉइड्स का साइज बड़ा है। वॉइड का साइज, वॉइड होता क्या है? खाली जगह होती है, खाली जगह ज्यादा है, खाली जगह अगर ज्यादा है तो आप इजीली क्या करोगे? अगर खाली जगह ज्यादा है तो आप इजीली वहां से बाहर पास करके निकल जाओगे, आप इजीली वहां से बाहर पास करके निकल जाओगे। इस वाले केस में से देखो, इस वाले केस में देखो, इसमें तो जगह है ही नहीं जाने के लिए, इसमें जगह है ही नहीं बाहर निकलने के लिए, तो कैसे बाहर निकलोगे? इसमें तो बाहर निकलने के लिए जगह अवेलेबल ही नहीं है। आप निकलोगे कहाँ से बाहर? खाली जगह में से तो बाहर जाओगे ना। तो खाली जगह अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पे तो बाहर जाने के लिए, इसलिए यहाँ पे दिक्कत होगी। यहाँ से आप पास नहीं कर पाओगे, यहाँ से आप इजिली पास कर जाओगे। क्लियर है? यहाँ से आप इजीली पास कर जाओगे, मतलब क्या है? परमेबिलिटी क्या होगी? परमेबिलिटी होगी ज्यादा, परमेबिलिटी ज्यादा होगी। कैसे? परमेबिलिटी का मतलब क्या है कि कितना इजिली कोई भी फ्लूइड, कितना इजिली कोई भी फ्लूइड किसी भी सॉइल के अंदर से, किसी भी मीडियम के अंदर से पास कर पाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ परमेबिलिटी। एक प्रॉपर्टी यहां से पता लगी आपको, कितना इजिली कोई भी फ्लूइड किसी सॉइल के अंदर से पास कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ परमेबिलिटी। दैट इज कॉल्ड एज अ परमेबिलिटी। इस वाले केस में क्या आ रही है? परमेबिलिटी ज्यादा निकल कर आ रही है। लूज वाले केस में परमेबिलिटी ज्यादा निकल कर आ रही है। आया समझ में? नहीं आया? सब लोग कंफर्म करो, आया नहीं नहीं? आया समझ में? बोलो।
कितना इजीली कोई सॉइल अपने अंदर से किसी फ्लूइड को पास होने दे रही है, वो उस सॉइल की परमेबिलिटी कहते हैं। इस वाले केस में क्या है, परमेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि इजीली पास कर रहा है फ्लूइड। इसमें कम परमेबिलिटी है क्योंकि दिक्कत हो रही है पास करने में। यहाँ तक की कहानी क्लियर है नहीं है? बोलिए, सब लोग बताओ। आपको दिखाए जा रहे हैं कि भाई वोल्ट रेशियो का सिग्निफिकेंस कितना है, हर एक प्रॉपर्टी का इफेक्ट आ रहा है आपका। देखो जरा नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, लोड कैरिंग कैपेसिटी। लोड कैरिंग कैपेसिटी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, थर्ड पैरामीटर क्या है, लोड कैरिंग कैपेसिटी। लोड कैरिंग कैपेसिटी किस में ज्यादा है, केस 1 में, केस 2 में? लोड कैरिंग कैपेसिटी किस में ज्यादा है, केस 1 में, केस 2 में? केस 1 में, बिल्कुल। डेंस है, डेंस अगर है तो लोड इजीली ट्रांसफर हो रहा है, ज्यादा लोड कैरी कर पाएगा, ज्यादा लोड कैरी कर पाएगा, ज्यादा लोड कैरी कर पाएगा, लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है। थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ बताओ, स्ट्रेंथ किस में ज्यादा मिलेगी, सॉइल की स्ट्रेंथ किस में ज्यादा मिलेगी, फर्स्ट में, सेकंड में? फर्स्ट केस में ज्यादा मिलेगी। स्ट्रेंथ किस में ज्यादा मिलेगी, फर्स्ट केस में ज्यादा मिलेगी। स्ट्रेंथ विल बी मोर इन द केस नंबर 1। स्ट्रेंथ विल बी मोर इन द केस नंबर 1। नेक्स्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नेक्स्ट आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि भाई, यस ये सब हो गया, ये सब क्लियर हो चुका है आपका ना? हाँ, पार्टिकल का मूवमेंट ज्यादा किस में होगा, पार्टिकल्स का सेटलमेंट किस में होगा ज्यादा, सेटलमेंट ज्यादा किस में होगा? बिल्कुल, कैसे? पार्टिकल ज्यादा सेटल किस में करेगा, जहां पे सेटल करने का मतलब क्या होता है, पार्टिकल का मूवमेंट होना। सेटल करने का मतलब क्या है, पार्टिकल का मूवमेंट होना। मूवमेंट होने का मतलब क्या है, पार्टिकल को इधर उधर मूव करना पड़ेगा। पार्टिकल को इधर उधर मूव करना पड़ेगा, जहां पे जगह अवेलेबल है वहीं पे तो पार्टिकल मूव करेगा ना। जहां पे जगह अवेलेबल है वहीं पे पार्टिकल मूव करेगा। वॉइड ज्यादा, मूवमेंट ज्यादा, वॉइड ज्यादा, मूवमेंट ज्यादा। तो यहाँ पे पार्टिकल क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। यहाँ पे पार्टिकल क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, ज्यादा सेटलमेंट शो करेगा। पार्टिकल क्या करेगा, ज्यादा सेटलमेंट शो करेगा। बताओ यहाँ तक की सारी कहानी क्लियर है नहीं? आपको सेटलमेंट समझ में आया, लोड ट्रांसफर समझ में आया, लूजनेस समझ में आ गई, गैप समझ में आ गया, लोड कैरिंग कैपेसिटी आ गई समझ में, स्ट्रेंथ समझ में आ गई, स्ट्रेंथ समझ में आ गई, सेटलमेंट समझ में आ गया। एक जस्ट किसके बेसिस पे आपने सारे के सारे पैरामीटर डिफाइन कर दिए? आपने जस्ट इस वॉइड रेशियो के बेसिस पे सारे के सारे पैरामीटर डिफाइन कर दिए। इसके बेसिस पे तो समझ रहे हो कितना सिग्निफिकेंट टर्म है। आया इंजीनियरिंग, आया क्या सिग्निफिकेंट समझ में कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए? मैंने आपको वॉइड रेशियो का फॉर्मूला बताया है, मैंने आपको इसका कुछ सिग्निफिकेंस बताया, ठीक है, मैंने आपको इसका कुछ सिग्निफिकेंस बताया। बाकी की जितनी भी चीजें होंगी ना, कल इसको हम प्रॉपर्ली आगे दोबारा से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं अभी क्लास को, ठीक है? आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। वॉइड रेशियो का आपको क्लियर है, वाटर कंटेंट के बारे में बता दिया था। उसके बाद फेज डायग्राम्स डिस्कस करे थे। कल अपना और कुछ पैरामीटर डिस्कस करेंगे, वॉइड रेशियो का डिस्कशन और आगे लेके जाएंगे। कल कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर भी आएंगे आपके पास में, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी आएंगी, लाइक पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एयर कंटेंट, ये सारी चीजें आएंगी। तो कल आगे और डिस्कस करते हैं, ठीक है? बताइए जरा, कोई डाउट हो तो पूछो, किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो। अच्छा, अभी आपकी मॉर्निंग में भी क्लास चलती है कोई? मॉर्निंग में भी चल रही है क्लास आपकी कोई? अ, कोई क्लास मॉर्निंग में भी हो रही है अभी आपकी? नहीं नहीं, बीएमसी, बीएमसी वाले स्टूडेंट्स को तो पता है मुझे। बाकी मैं अदर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, मतलब जिनका बीएमसी चल रहा है उनका नहीं बात कर रहे हैं। जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। बीएमसी से दूसरे वाले स्टूडेंट्स, बताइए कि आपकी क्लास भी चलती है क्या? नो सर, दिन में होती है 2 से 4 बस। अच्छा, 2 से 4 FM होती है, ओके। 2 to 4 FM होता है आपका, 2 to 4 FM होता है, ठीक है? तो 2 to 4 आपका FM होता है, लगभग 7:30 से आपका फिर सॉइल होता है, 7:30 से आपका सॉइल होता है। और बाकी कुछ लोगों का क्या चलता है, 10 to 12 DM चलता है। 10 to 12 चलता है आपका बिल्डिंग मटेरियल्स, और बाकी ये चलता है 7:30 से सॉइल। क्लियर है? तो मतलब FM चल रहा है आपका ना मॉर्निंग में, मतलब वही आफ्टरनून में, दोपहर के टाइम। ओके, चलिए फिर अपना कोई कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। बाकी जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेने थे वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ठीक है, अभी मैं वेट कर ले रहा हूँ 5-7 मिनट। हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, कल आगे वो डिस्कस करेंगे इसके बारे में। देखो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, थोड़ा सा लेंदी सब्जेक्ट जरूर है, बट कॉन्सेप्ट इतने इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर, इतने सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद। आपके लिए आगे आने वाले जो सब्जेक्ट होंगे ना वो बहुत आसान हो जाएंगे अगर आपने सॉइल प्रॉपर तरह से सीख लिया तो। इसलिए बता रहे हैं आराम से सीखो जरा, ज्यादा इसको स्पीड में भी लेके इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे समझेंगे, बेस तैयार कर देगा पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपका आगे आने वाले सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सर वॉल्यूम ऑफ वॉइड से सेम रहे या चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम, विद रिस्पेक्ट टू वॉइड रेशियो, विद रिस्पेक्ट टू वॉइड रेशियो। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, एक सेकेंड सर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सेम रहेगा या चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू वॉइड रेशियो। देखो हाँ, अभिनव आप दो चीजें कर सकते हो, अभिनव आप दो चीजें कर सकते हो, दो चीजें क्या कर सकते हो आप, दोनों ऑप्शन आपके पास पॉसिबल है। कैसे? आप क्या करो कि चाहे तो आप चाहे तो आप वॉल्यूम ऑफ वॉइड को सेम रखो और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को कम कर दो। आप चाहे तो क्या करो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड को सेम रखो और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को कम कर दो, इसको सेम रखो और इसको कम कर दो। अगर आपने सॉलिड कम कर दिए, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अभी भी सेम है, अभी भी सेम है, तब भी क्या होगा आपका, अब क्या हो रहा है कि वही सेम गैप में कम स्टूडेंट कम सॉलिड बैठ रहे हैं, वही सेम गैप के अंदर कम सॉलिड बैठेंगे, तब भी क्या होगा, लूजनेस बढ़ेगी, तब भी लूजनेस बढ़ेगी। या फिर आप क्या करो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को सेम रखो और वॉल्यूम ऑफ वॉइड बढ़ा दो, तब भी क्या होगा, लूजनेस फिर भी बढ़ेगी। तो दोनों कर सकते हो, या तो सॉलिड कम कर दो तब भी वॉइड रेशो बढ़ेगा, मतलब सेम वॉइड्स में कम सॉलिड आ रहे हैं तब भी पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, तब भी वॉइड रेशो बढ़ेगा, लूजनेस बढ़ेगी। या फिर क्या करो, वॉइड्स को सेम रखो सॉलिड कम कर दो, या फिर सॉलिड को सेम रखो वॉइड्स को बढ़ा दो। बात तो सेम ही है ना, सॉलिड्स भी आप निकाल सकते हो वहां से, सॉलिड को आप निकाल दो वॉइड्स तब भी बढ़ जाएंगे। लेकिन सॉलिड चेंज तब तक नहीं होंगे जब तक, देखो मैंने अभी कहा था कि सॉलिड चेंज नहीं होंगे, सॉलिड कब तक चेंज नहीं होंगे, जब तक आप सॉलिड वहां से ना निकालो। जब तक आप सॉलिड वहां से नहीं निकालोगे तब तक सॉलिड वहां से चेंज नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने पकड़ के हाथ में सॉलिड वहां से बाहर निकाल दिए तो तब तो कम हो जाएंगे ना, तब तो चेंज होंगे। वो तब की बात है जब तक आप उसमें से सॉलिड बाहर नहीं निकालते हो, खुद से कुछ चेंज नहीं होगा, मतलब खुद से कुछ चेंज नहीं होगा, खुद से कुछ बढ़ेगा भी नहीं, खुद से कुछ बढ़ेगा भी नहीं, खुद से कुछ चेंज भी नहीं होगा जब तक आप नहीं करोगे। तो आप अगर निकालोगे तो चेंज हो जाएगा बिल्कुल, अगर आप डालोगे तब भी चेंज हो जाएगा। बताइए, क्लियर है? सो स्क्रीनशॉट ले लो, आपको जिसको भी लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो ये था फर्स्ट, ये फर्स्ट स्लाइड है, ये फर्स्ट स्लाइड है, हो गया, ये फर्स्ट था, फिर ये सेकंड था आपके पास में। ये टॉपिक कल भी डिस्कस होगा, हाँ बिल्कुल कल भी डिस्कस होगा, बिल्कुल कल भी डिस्कस होगा, कल भी यही टॉपिक डिस्कस होगा। ये दूसरा स्लाइड है, ये थर्ड है, ठीक है, थर्ड स्लाइड था, थर्ड, थर्ड, फोर्थ, ये फोर्थ है, फोर्थ हो गया, फिफ्थ, फिफ्थ है, फिफ्थ, फिफ्थ, सिक्स, नेक्स्ट, सेवेंथ, सेवेंथ, एट, एट वन, दिस इज एट, नाइन,
12, हाँ 9, 10th, 10th है, ठीक है, क्लियर है। तो आई थिंक ये सबका क्लियर होगा। ओके, तो चलिए, थैंक यू एवरीवन, अपना कल आगे डिस्कस करते हैं। कल आगे डिस्कस करते हैं। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट एवरीवन।